नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच जंग आज तीसरे दिन भी नहीं रुकी है, बल्कि इसमें ईरान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका अपना नुकसान करवा रहे हैं, साथ ही बाकी देशों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। और यही वजह है कि अब इन नेताओं के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवलों पर, दोनों स्तरों पर चुनौतियां ज्यादा खड़ी हो गई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू तो पहले ही युद्ध अपराधी घोषित किए जा चुके हैं। अब ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, जी हां, अली लारिजानी ने एक्स पर बिल्कुल सही लिखा है कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को छोड़कर इजराइल फर्स्ट अपना लिया है। लारिजानी ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति छोड़ चुके हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया है। अब वो अमेरिकी लोगों की मौतों को लेकर चिंतित हैं। यह सचमुच दुखद है कि वो अमेरिकी धन और अमेरिकी लोगों की जान दांव पर लगाकर नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कहना है अली लारिजानी, ईरान के सुरक्षा प्रमुख का कहना है। आपको बता दूं कि ईरान से जंग करने में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की जो खबर थी, वो 3 नहीं बल्कि 4 अब खुद अमेरिका मान रहा है। 4 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और ट्रंप ने खुद इसे माना है कि अभी और जानें जाएंगी, यानी और सैनिकों की मौत होगी। यह बात आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली। अमेरिका में पहले के गल्फ वार, आप याद कीजिए, गल्फ वार को लेकर अमेरिका में पहले से ही लोगों के बीच काफी नाराजगी थी कि बिना बात उनके बच्चों को युद्ध के मैदान में धकेला जा रहा है। और अब फिर वही सिलसिला यहां ईरान के साथ युद्ध करके शुरू कर दी गई है, जिससे अब अमेरिका में ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रॉयटर्स और इप्सोस ने एक सर्वे किया है। इस जंग के बाद यह सर्वे आया है। रॉयटर्स और इप्सोस ने संयुक्त रूप से एक सर्वे में जंग पर सवाल किए हैं, जिसमें केवल 4 में से 1 उत्तरदाता ने अमेरिका और इजराइल हमलों का समर्थन किया है। 4 में से मात्र 1। सर्वे में 43% उत्तरदाताओं ने युद्ध का विरोध किया है। 43% उत्तरदाताओं ने युद्ध का विरोध किया है, जबकि 29% अनिश्चित रहे। रिपब्लिकन मतदाताओं में समर्थन अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन वो भी बहुत मजबूत नहीं था। रिपब्लिकन, आप जानते हैं, जिस पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद, उसमें भी अपेक्षाकृत ज्यादा तो था, लेकिन मजबूत नहीं था। 55% ने हमलों का समर्थन किया। इन हमलों का समर्थन रिपब्लिकन्स में 55% ने किया, 13% ने विरोध किया और 32% अनिश्चित रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लगभग 42% रिपब्लिकनों ने कहा कि अगर इस अभियान में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल भी हुए तो वे समर्थन की संभावना कम कर देंगे, यानी अगली बार वोट नहीं देंगे। वहीं डेमोक्रेटिक मतदाताओं में 74% ने हमलों का विरोध किया, जबकि केवल 7% ने समर्थन किया और 19% अनिश्चित रहे। बताया जा रहा है कि लोगों की यह नाराजगी मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप पर भारी पड़ेगी। इसी साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शन होना है। मध्यावधि चुनाव जो अमेरिका में 2 साल पे होते हैं, उस चुनाव में ट्रंप पर यह जो जंग है वो भारी पड़ेगी, यह साफ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की बड़ी आबादी नाराज ही है। इधर अब नाटो के सहयोगी भी खुलकर इस जंग का साथ नहीं दे रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा है कि ईरान में इजरायली और अमेरिकी एक तरफा हमलों को उन सामूहिक संस्थाओं में चर्चा की जानी चाहिए थी जो ठीक इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा हमला कर दिया है। बैरोट ने मंत्रालय की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा सकता था, क्योंकि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर ही ऐसे हमलों को आवश्यक वैधता प्राप्त हो सकती है, यह कह रहे हैं बैरोट। बैरोट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम लाएगी।
वर्तमान युद्ध सभी के लिए खतरनाक है, इसे रोकना होगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं। आप देखिए, इन बातों को आपके सामने रखने का मकसद मतलब यह है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक इस युद्ध को छेड़कर और उनका साथ देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने जो काम किया है इससे पूरी दुनिया अलग थलग हो गई है। यानी पूरी दुनिया से ये दोनों अलग थलग हो गए हैं, ये साफ दिखाई दे रही है। उसी की वानगी आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, E3 कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, E3 ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे हमलों में शामिल नहीं होंगे। कह रहे हैं कि हम हमलों में शामिल नहीं हैं और न ही हमें सूचित किया गया था। जी हां, हम ये तीनों कह रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, कि इस हमले में हम शामिल नहीं हैं और न ही हमें पहले से सूचना दी गई थी, सूचित किया गया था। इससे पहले चीन और रूस ने भी अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर संवेदना जताई थी। चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मानवता, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। वहीं कल पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की और आज बांग्लादेश ने भी लिखा है कि सरकार को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाकर किए गए हमले में हत्या कर दी गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है। सरकार ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करती है, यह बांग्लादेश का कहना है। इन प्रतिक्रियाओं से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि अमेरिका जिस तरह ईरान को सबसे खतरनाक देश बताता रहा है, दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं रखती है और खुद ईरान की जनता भी ट्रंप की बात नहीं सुन रही है। आप जानते हैं कि खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप ने ईरान की जनता को आगे आने का आह्वान किया था, लेकिन ईरान की जनता को यह बात पसंद नहीं आ रही है और उसकी सरकार में कौन बैठेगा यह फैसला अमेरिका और इजराइल ने, यह बात तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है ईरान की जनता को। इधर ईरान में नया नेतृत्व हालात संभालने में लगा हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर लिखा है कि मैंने सभी मंत्रियों और संगठनों और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के प्रमुखों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे आम जन को बिना रुके सेवाएं देते रहें। यह बात कही है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने। पेजेश्कियान आगे लिखते हैं कि जब तक हम पर थोपा गया युद्ध, यानी जब तक हम पर थोपा हुआ युद्ध खत्म नहीं होगा, तब तक ये काम उन्हें अपने कर्तव्यों के अनुसार पूरी अथॉरिटी और स्पेशल प्लानिंग के साथ करना है। और साथ ही अमेरिका की मदद करने वाले मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के हमले भी जारी हैं। ईरान ने आज मिडिल ईस्ट के 4 देशों में से 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया है। इसके अलावा कुवैत में 3 अमेरिकी F-15, जी हां, 3 अमेरिकी F-15 प्लेन को, जेट को गिरा दिया गया, फाइटर जेट को गिरा दिया गया है कुवैत में। साथ ही यूएस एम्बेसी पर भी हमले की खबर आई थी, धुआं उठने की खबर, और यह भी पुष्ट खबर है। कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला, कुवैत में यूएस की फाइटर जेट, 3 फाइटर जेट F-15, जिसको बिल्कुल ही बहुत ही मजबूत माना जाता है, उसको गिराने की बात, ये सारी खबरें आई कुवैत से। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमले करने का दावा भी किया है। ईरान ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया है। यहां 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ को ईरान ने मार गिराया है, यह दावा ईरानी सेना ने किया है। और ईरानी सेना ने यह भी दावा किया है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर को, प्रधानमंत्री ऑफिस को, पीएमओ को भस्म कर दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया है। और शायद इसमें नेतन्याहू भी घायल हुए हैं, यह खबर भी बताई जा रही है। हालांकि इजराइल ने ईरान के इस दावे को गलत बताया है। इजराइल ने नेतन्याहू के कार्यालय पर हुए हमले को पूरी तरह से नकार दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ठिकाने के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि वो कहीं और छिपे हुए हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं है, और ईरान जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका इस समय कितना डरे हुए हैं, इसका पता इस बात से लगता है दोस्तों कि अमेरिका की तेल गैस एजेंसी कंपनी शेवरॉन ने इजराइल सरकार के कहने पर लेवियाथन गैस फील्ड में गैस निकालने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया है।
ये गैस फील्ड इजराइल के समुद्र तट के पास है और देश के सबसे बड़े गैस स्रोतों में से एक है। वहीं सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको, जी हां, बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं अरामको पर भी ईरान ने हमला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसको माना है और प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सोमवार सुबह 7:04 पर रास तानुरा में रिफाइनरी के पास 2 ड्रोन नष्ट किए गए। इसको रोकने के दौरान गिरे मलबे से हल्का नुकसान पहुंचा। हालांकि इससे लगी आग को आपातकालीन टीमों ने काबू कर लिया। किसी को चोट या जान का नुकसान नहीं हुआ। यानी यहां भी ईरान का हमला। बताया गया है कि रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को सावधानी के तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर स्थानीय बाजारों में कोई असर नहीं पड़ा है, यह भी बताया जा रहा है। यह सारी लीपापोती बता रही है कि ईरान अब सीधे अमेरिका, इजराइल या उसे मदद पहुंचाने वाले देशों की रीढ़ पर, जी हां, रीढ़ पर चोट कर रहा है, बैकबोन पर चोट कर रहा है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स यानी आरएएफ के अक्रोटरी बेस पर ड्रोन हमला किया है। साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के अक्रोटरी बेस पर ड्रोन हमला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार देर रात हुए इस हमले में बेस को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल ब्रिटेन ने अपने इस बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को दी तो नुकसान उसे भी उठाना पड़ा। हालांकि ट्रंप ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से इस बात पर नाराज हैं कि अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद अपना मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया देने में काफी देर लगाई। और इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि वो ब्रिटिश पीएम से बेहद निराश हैं कि उसने अपना बेस नहीं दिया, उसने अपनी जमीन नहीं दी। अमेरिका जंग के पहले दिन से इस बेस से ईरान पर हमला करना चाहता था। हालांकि ब्रिटेन ने लंबे इंतजार के बाद इसकी इजाजत तो दी और कहा कि अमेरिका को यहां से सिर्फ ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की परमिशन हम देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भी आई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसमें कहा है कि ईरान के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहती है, यानी इसमें कोई नुकसान हुआ तो न केवल ईरान बल्कि आसपास के देशों को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर ये जो न्यूक्लियर सेंटर है वहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां से निकलेंगे, गैस निकलेंगी तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या अमेरिका एक और हिरोशिमा और नागासाकी दोहराने का अपराध कर सकता है? ये एक गंभीर सवाल है यहां पे दोस्तों। कुल मिलाकर ईरान पर छेड़ी गई जंग दिन ब दिन और गंभीर हो रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या अमेरिका और इजराइल को होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारे विजुअल्स आपके सामने हम रख रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट और विजुअल्स इस चर्चा के दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे। ईरान जंग में जिसे कमजोर माना जा रहा था वो एक नहीं चौतरफा वार कर रहा है और उसमें कहां खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहां खड़े हैं बेंयामिन नेतन्याहू, आज इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और सुनील शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, फिर प्रशांत जी और सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, क्या कुछ खबरें इस वक्त की हैं? 3 की जगह पे अब 4 सैनिक मारे गए हैं, ये अमेरिका कबूल कर रहा है। 3 हो या 4 हो मायने ये नहीं रखता, लेकिन अमेरिका ने क्या ये सोचा था कि ईरान जो है इतना पीछा करेगा हमारा? राजीव जी, एक तो अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान इतना पीछा करेगा, और जैसे ट्रंप साहब जो थे बार बार धमकियां दे रहे थे, उससे लग रहा था कि अकेले दादा ट्रंप साहब हैं और ट्रंप साहब के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। लेकिन राजीव जी, आज जो वहां के एक सुप्रीम कमांडर हैं IRGC के, उनका दावा है कि 560 US के सैनिक जो हैं वो हताहत हुए, यानी उसमें जान गंवाने वाले और घायल होने वाले दोनों शामिल हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ही स्वीकार कर लिया था कि 3 सैनिकों की, यूएस के सैनिकों की जान गई है। लेकिन अभी 1 घंटा पहले जो यूएस का सेंट्रल कमांड है उसने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि 4 लोगों मतलब 4 सैनिकों की जान गई है और लगभग 8 जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। ये यूएस के सेंट्रल कमांड ने स्वीकार कर लिया है। दिन में राजीव जी खबर आई थी कि कुवैत में 3 जेट F-15 जो है यूएस के, वो ईरान ने मार गिराए। अब शाम को उसका डैमेज कंट्रोल किया गया अभी 1 घंटे पहले, और यूएस का सेंट्रल कमांड जो है उसने कहा है कि ये धोखे से कुवैत का कुवैत जो नहीं गिराया, धोखे से कुवैत ने गिराया, गिरा दिया, कुवैत ने गिराया है। यानी अब ये अपनी पद बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जब धोखे से कुवैत नहीं गिरा दिया। अरे भाई, अगर कुवैत ने गिरा दिया तो आपको तो वहां स्पेस थे, कुवैत को मालूम नहीं था कि आप वहां से उड़ान भर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वहां 3 को स्वीकार कर लिया यूएस सेंट्रल कमांड ने कि 3 जेट गिरे हैं। अब वो चाहे कुवैत ने गिरा दिए और चाहे राजीव जी ईरान ने गिरा दिए। मायने ये नहीं रखता 3 जेट, अमलेंदु जी, मायने ये नहीं रखता 3 जेट, मायने ये रखता है F-15E, F-15E, जी बिल्कुल, F-15E, जिसे अमेरिका दूसरे देश को नहीं बेचता है। भारत को भी उसने F-16 और F-21 ऑफर किया था, F-15 नहीं, क्योंकि उसे वो बहुत सुरक्षित मानता है। वो उसका गिर जाना ये मायने रखता है कि यहां पर कितनी ताकत से ईरान लड़ रहा है। विजुअल्स आप देख रहे हैं अलग अलग। जी बिल्कुल राजीव जी, और कल भी एक जो था F-15 जो है वो गिराया था ईरान ने, उसको स्वीकार नहीं किया हालांकि अमेरिका ने, लेकिन कल ईरान ने गिराया था। तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने इसकी खबर दी कि कल एक गिराया गया है। एक B-2B बॉम्बर जो है वो भी ईरान ने गिरा लिया था। तो ये राजीव जी खबरें इस समय आ रही हैं, और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नेतन्याहू जो है वो गायब है, मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबरें कह रही हैं कि नेतन्याहू का ऑफिस पूरी तरीके से उड़ गया है। आईडीएफ ने खुद स्वीकार किया कि ईरान की जो खेप थी, वहां का हारेत्स अखबार है, उसने स्वीकार किया कि जो छठी लहर आई ईरान की तरफ से मिसाइल्स की, उसने 2000 इमारतों को निशाना बनाया है। ये राजीव जी वहां का हारेत्स अखबार है, उसने स्वीकार किया कि 2000 इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबरदस्त नुकसान हुआ है, ये हुआ है। कल रात में जो हमला किया जेरूसलम पर ईरान ने, उस हमले के बाद पूरे जेरूसलम की सड़कों पर राजीव जी तबाही ही तबाही थी। ये खबरें आ रही हैं, इसको खुद ईरान उसकी इजराइल की जो एजेंसीज हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि जेरूसलम में भारी तबाही जो थी कल रात देखने को मिली। एम्बुलेंस जो थी उनको जगह नहीं मिल पा रही थी, और ये जो विजुअल्स आए हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे थे कि एम्बुलेंस जो है एक के बाद एक जो है वो फंसी हुई हैं और एम्बुलेंस को निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है राजीव जी कि ईरान ने जबरदस्त तरीके से वार किया है, और यही जो हम लोगों ने बताया भी था राजीव जी, कल ही हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि वहां के एक जो कमांडर हैं उन्होंने साफ कहा था कि अभी तक तो हमने कवाड़ का इस्तेमाल किया है अमेरिका साहब, अब आप हमारे असली हथियार देखेंगे। तो वो असली हथियार ईरान ने दिखाना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद घबराया हुआ है अमेरिका पूरी तरीके से। खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो वार्ता की टेबल पर आ जाए, लेकिन वहां के जो सुप्रीम कमांडर हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लारीजानी, उनका आपने भी अभी जिक्र किया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका के साथ कोई किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की जाएगी, और हम इसका बदला लेंगे। अब तो ईरान यही कह रहा है बार बार कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम पर वार थोपा गया है, हम अपना बचाव कर रहे हैं, अपनी जनता का बचाव कर रहे हैं। यहाँ 2 बातें प्रमुख रूप से, अब जरा जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत जी के पास, और 2 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रूप से कही जा रही है प्रशांत जी। एक तो ये दिख रहा है कि लेयर बाय लेयर यहाँ ईरान की तैयारियां जिस ढंग से बताई जा रही थी उससे कहीं ज्यादा है, ये दिख रहा है ईरान से जो खबरें आ रही हैं दुनिया भर से। हालांकि वेस्टर्न मीडिया की खबर तो अमेरिका के पक्ष में आती हैं, वो सब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो खबरें फिर भी, जैसे कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला, सऊदी अरब में रिफाइनरी पर हमला, उसके बाद बहरीन में हमला फिर से, यूएई में हमला फिर से, और अमेज़न का डाटा सेंटर गिरा दिया गया यूएई में, आपको पता ही है। और जबकि अमेज़न का क्लाउड डाटा सेंटर दुनिया में सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, जिसको वहां ईरान ने गिरा दिया। इजराइल के लिए वो सर्विलांस का काम करता है, और ये बात ईरान को पता है। अमेज़न का जो AWS है और उसको गिरा दिया ईरान ने। तो अलग अलग ढंग से और कितनी तरफ से चौतरफा नहीं बल्कि 9 तरफा वार कर रहा है ईरान।
एक तो इजराइल के ऊपर तेल अवीव और उसके बाद यरूशलेम और उसके अलावा कई अलग अलग शहरों में, और इधर दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, सायरन तो इधर भी बज रहे हैं, लेकिन जो हमला, जिस ढंग से हमला ईरान कर रहा है, ऐसी उम्मीद शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रही होगी। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप E3 से नाराज हो गए हैं। उसमें ब्रिटेन सबसे ज्यादा, ब्रिटेन की नाराजगी उन्होंने खुले तौर पे कह दी, बता दी है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने जगह नहीं दी। प्रशांत जी, कैसे यहां पर देखते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों को और ईरान की रणनीति को? बड़े सवाल राजीव जी हैं, और बड़े सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कर पाएगा जो उसका उद्देश्य था। इस पे मैं आऊँगा। बहुत सारा डेवलपमेंट है, बहुत डेवलपमेंट है, और जरा शुरुआत भारत के डेवलपमेंट से करते हैं। कल जब हम न्यूज़ पॉइंट हम लोग कर रहे थे राजीव जी, तब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत थी 91 रुपये 40 पैसे, और आज है 91 रुपये 65 पैसे। कल जब हम न्यूज़ पॉइंट कर रहे थे तो क्रूड ऑयल का प्राइस था 71 या 74, आज वो 77 है, और युद्ध शुरू होने से पहले वो 67 था। $10 का इजाफा हुआ है इस 5-6 दिनों में। तो ये उसकी जो कॉस्ट है। दूसरी बात देखिए, अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहां तक ये पहुंच गया, यूरोप और अमेरिका के संबंधों में पहुंच गया। बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, लेकिन कुल मिला के राजीव जी ये है कि अगर हम देखें कि जो पूरे वेस्टर्न मीडिया में और भारत का गोदी मीडिया में जिस तरीके से काम कर रहा है, वो भी इजराइल के मीडिया की तरह ही काम कर रहा है, भारत का गोदी मीडिया भी। तो दर्शकों को भी बड़ा सोच समझ के तय करना पड़ेगा कहाँ से वो खबरें लें। देखिए, खमनेई के मौत के बाद ईरान के हमले बढ़े हैं। पहली बात, जो कहा जा रहा था कि ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे तो ईरान जो है वो खामोश हो जाएगा, तो उनकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, सुप्रीम लीडर खमनेई को मार दिया। उसके बाद ईरान के हमले बढ़े हैं इजराइल में, और इजराइल के अलावा बाहर भी। सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको को उन्होंने टारगेट किया है, वो बंद हुई है, उसका प्रोडक्शन रुका है, गैस का प्रोडक्शन रुका है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में। और सबसे बड़ी बात कि GCC यानी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, इन 6 कंट्रीज में ईरान ने हमले किए हैं। GCC के सारे कंट्रीज में ईरान ने हमले किए हैं। तो बड़ा जो तस्वीर सामने आ रही है कि सबसे बड़ी बात कि अरब वर्ल्ड, अब ये युद्ध जो है अब वो इजराइल तक सीमित नहीं है, पूरे अरब वर्ल्ड में फैल चुका है। और निशाना ईरान ने केवल अमेरिकी अड्डों को या अमेरिकी सुविधाओं को नहीं बनाया है, उसने वहाँ पे जनरल चीज़ों को ही बनाया, जैसे कि अरामको, उसने कुछ होटल पे भी निशाने लगाए। तो ये जो एक नया जो इकोनॉमिक बबल था गल्फ का, उसको लेकर बहुत खतरा है, और ये गल्फ के लीडरशिप की वजह से है, उनके रवैये की वजह से है। और मुझको ऐसा सर्वे अभी आपने दिखाया अमेरिका का, ऐसा सर्वे अगर गल्फ के कंट्री से कर दिया जाए तो बहुत ही अमेरिका से भी ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। सवाल ये कि अगर ये इस तरह से रहा तो हम भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रो डेमोक्रेसी वेव अरब वर्ल्ड में भी दिखाई देगी। दूसरी बात कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1200 पॉइंट नीचे गिरा आज तो वो 1800 तक चला गया था, वो अभी फाइनली 1800 तक चला गया था प्रसाद जी, फाइनली वो 1100 के लगभग उस पर बंद हुआ है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में। यूरोप में गैस की कीमतें लगभग डबल हो गई हैं। अमेरिका ने 15% अपने पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। भारत इंतजार करे, भारत में भी होगा। अब देख लीजिए, बांग्लादेश कंडोलेंस दे रहा है, पाकिस्तान कंडोलेंस दे रहा है, तमाम देश ईरान के साथ यहां दिखाई दे रहे हैं। आप युद्ध में जाइए ना जाइए, कम से कम अपनी तरफ से एक मानवता नाम की चीज होती है।
ईरान के साथ हमारी दोस्ती इतनी बुरी नहीं थी, हमारा संबंध इतना बुरा नहीं था कि आप कम से कम कंडोलेंस तो कर सकते थे, संवेदनाएं व्यक्त कर सकते थे। लेकिन रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिन्यामिन नेतन्याहू से बात की, यूएई के प्रेसिडेंट से बात की, लेकिन ईरान को बिल्कुल ही। और एक खबर और बता देता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 28 तारीख को गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी सारे राज्यों को भेजी कि ईरानी समर्थक जितने भी उपदेश करने वाले यानी जो मौलवी हैं और ऐसे लोग हैं, उन पर ध्यान रखें, नजरें रखें। क्या मतलब होता है? ये बात थोड़ी सी 2-3 बातें जोड़ना चाहता था, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। सिर्फ अभी इस बार में, अभी इस राउंड में केवल मैं 2 बातें और जोड़ूंगा कि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। ट्रंप की जो ताकत है वो मैगा है, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस पे कटाक्ष किया है ईरान के विदेश मंत्री ने शायद, कि मेक इजराइल ग्रेट अगेन, वो उस पे चल रहे हैं वो। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा एक जुलूस है ट्रंप के पक्ष में अमेरिका के अंदर, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि उसमें जो उसके जो लीडर हैं वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस हैं। और JD वैंस अगले राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे, ये लगभग तय है जी। और इस वक्त ट्रंप जो कहने पे चल रहे हैं वो अपने विदेश मंत्री रूबियो के कहने पे चल रहे हैं। इस वजह से मैगा बहुत नाराज है। 4 बॉडी बैग्स वहां पहुंच चुके हैं अमेरिका के, यानी सैनिकों की लाशें, 4 कॉफिन पहुंच चुके हैं। ये कॉफिन बढ़ेंगे तो अमेरिका के अंदर समस्या होगी। दूसरी बात, शुरू से हम लोग न्यूज पॉइंट में इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका को नेटो से समर्थन नहीं मिलेगा, लॉजिस्टिकल समर्थन नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल साफ, अब 3-4 दिन बाद आज बिल्कुल वो साफ हो गया कि नेटो से और यूरोप से उनको वो समर्थन नहीं मिलेगा। ये कफीन की बात आप कर रहे थे। देखिए 4 कफीन जो ये है, ये वही है, 4 में से एक ही उतार रहे हैं। अमेरिका के 4 सैनिक जो मारे गए, पहले 3 बताया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बताया था, लेकिन यहाँ 4 है जी। एक ले जा रहे हैं और 3 की जहाज में दिख रहे हैं, 3 जहाज में दिख रहा है जी। ये जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो मेगा ग्रुप है, उसको बहुत बड़ा जो है एक उसका विरोध वहां पे अमेरिका में होगा। सर्वे इस बात को दिखा रहा है। सर्वे मेरे ख्याल से इन बॉडी बैग्स के पहले का है, इन बॉडी बैग्स के बाद के सर्वे आएंगे तो आप देखिएगा कि रिजल्ट और ज्यादा भयावह होंगे। दूसरी बात, जो सवाल पहला था कि क्या रिजीम चेंज अमेरिका कर पाएगा, रिजीम चेंज बाहर से कभी नहीं होता है, रिजीम चेंज किसी भी देश में अंदर से होता है। और जहाँ तक ईरान का मामला है, मैं जानता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, बहुत दूसरे लोगों से मिला हूँ, कई दिन वहाँ रहा हूँ, तो ईरान के अंदर जो पेनिट्रेशन है वहाँ के धार्मिक गुरुओं का, वो बहुत डीप है, वो बहुत वाइड स्प्रेड है। उसको 2 दिन में आप नहीं खत्म कर सकते। और वो खमनेई की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद वो और मजबूत हुआ। उसका एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, राजीव जी, शिया मेजॉरिटी देश है वो ईरान, और शिया का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो करबला से आता है, शहादत से आता है, इमाम हुसैन की शहादत से आता है। और खमनेई किसी बंकर में नहीं मारे गए हैं, खमनेई भागते हुए नहीं मारे गए हैं, खमनेई कहीं छुपे हुए नहीं थे जो मारे गए, अपने घर पे मारे गए हैं, अपने परिवार के साथ मारे गए। उनकी पत्नी भी मरी है, उनके दामाद मरे हैं, उनकी बहू मरी, उनके ग्रैंड डॉटर भी मरे हैं, परिवार के लोग मरे हैं, अपने घर में उनकी मौत हुई है, हमला हुआ है। तो ये जो शहादत है, ये सीधे ईरानी व्यक्ति रिलेट करेगा उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल से, उसके धर्म के जी, जहाँ से शुरुआत होती है। तो इसलिए रिजीम चेंज की बात, आप अमेरिका महाशक्ति जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी महाशक्ति दुनिया में इंसान होता है, समाज होता है। और मुझको लगता है कि ईरान का समाज इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। जी राजेश।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ईरान का समाज मजबूती के साथ खड़ा है और वो दिखाई भी देता है, क्योंकि सड़कों पे लाखों की संख्या में अलग अलग शहरों में ये तस्वीरें जो आई थी वो देखकर समझ सकते हैं। और उसके अलावा पूरी दुनिया में ईरान के समर्थक देश, मित्र देश जो हैं, वहाँ की जनता सड़कों पे थी। अपने देश में भले अपने देश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक ईरान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मतलब खुले तौर पर ईरान का नाम लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यहां की जनता सड़कों पे थी, कल भी थी, आज भी। और आज तो श्रीनगर में आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारे साथ सिराज नकवी साहब जुड़ गए हैं। नकवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जल्दी से पहले आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर नकवी साहब आपके पास आता हूं। सुनील शुक्ला जी, जरा जल्दी से आपसे यह समझना चाहता हूं कि यहां पर आप अमेरिका को कहां देखते हैं? ईरान की खूब चर्चा हो गई, अमेरिका सबसे बड़ा, यहां अगर कहा जाए कि इस युद्ध को या ईरान और इस पूरी दुनिया को किसी दिशा में युद्ध की तरफ ढकेलने वाला कोई है तो अमेरिका दिखाई देता है, जिसके मुखिया डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार लेना चाहते थे। आज की तारीख में अमेरिका कहां दिखाई देता है आपको? युद्ध को बढ़ावा देता हुआ सरकार। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमेरिका युद्ध को बढ़ाता हुआ, संघर्ष को बढ़ाता हुआ देश नजर आता है। अमेरिका शांति का रक्षक नजर नहीं आता। यह ट्रंप का ढकोसला है। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कितने युद्ध किए हैं ये आपके सामने है। अमेरिका ने अपने इतिहास में कितने देशों को नुकसान पहुंचाया है आपके सामने है, और सब अनर्गल, असत्य, तथ्यहीन बातों पर। इराक को नष्ट किया गया, क्यों इराक परमाणु अस्त्र बना रहा है, क्या हुआ वहां? जो अमेरिका यह पता लगाने का दावा करता है कि कौन सा व्यक्ति किस कमरे में कहां किस एंगल में बैठा हुआ है, उसको यह पता नहीं चलता है कि इराक में नाभिकीय ऊर्जा है कि नाभिकीय शस्त्र है कि नहीं है, परमाणु शस्त्र है कि नहीं है। उसने लीबिया में क्या किया आपके सामने है जी। सीरिया में उसने क्या किया आपके सामने है। अफगानिस्तान में उसने क्या किया सबके सामने है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो पहले भी था और आज भी है। वह एक औपनिवेशिक चरित्र का देश है जो अपने विस्तारवादी नीतियों में विश्वास करता है। वह यह चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका डंका बजता रहे। और यह भी, मैं इस नैरेटिव से बहुत सहमत नहीं हो पाता कि अमेरिका में किसी का विरोध है और किसी का समर्थन है। अमेरिका का विरोध केवल है कि वहां के नागरिक न मारे जाए। जिस समय ये अभी 4 हैं, 4 और हो जाए, तुरंत वहां जो अमेरिका की सरकार है वो बैकफुट पे आ जाएगी। इसका उदाहरण आपके सामने है वियतनाम की लड़ाई। वियतनाम छोटा सा देश है, अमेरिकी सैनिक वहां छोड़ के भाग खड़े हुए। इसीलिए आज की लड़ाई में अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं उतारता। ईरान में वो अपने सैनिक उतारने की ताकत नहीं रखता है, केवल एयर स्ट्राइक के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है। अदरवाइज हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस से अनुमति नहीं ली गई। अरे इतिहास के किस दौर में वहां की कांग्रेस ने किस युद्ध का विरोध किया? कब हुआ जो कांग्रेस वहां खुल के खड़ी हुई कि नहीं, यह युद्ध जो शुरू किया था आपने वह उचित नहीं था और गैर कानूनी था, संविधान सम्मत नहीं था? यह अमेरिकी माइंडसेट है, विस्तारवादी और प्रभुत्ववादी माइंडसेट है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में वही दिखाई पड़े। जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे, वह अपने ताकत का प्रदर्शन करते रहे और पूरी दुनिया उनको सुनती रहे। ये जो आज ईरान में आप अमेरिका कर रहा है, कौन सा आप किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर रहे हैं? आप किस लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत कर रहे हैं? कौन से मानवीय मूल्य आपके साथ है? कौन सा मानवाधिकार का संरक्षण कर रहे हैं? एक चुनी हुई सरकार है और आप हमले कहां करते हैं? सभी ठिकानों पर। यह माना जाता है, आज भी यह माना जाता है कि आप नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, सामान्य निरपराध नागरिकों को आप निशाना नहीं बनाएंगे। और यह अमेरिका जो सर्वोच्च नेता है ईरान का, उनके ठिकानों पे हमला करता है और उनकी हत्या कर देता है। वो किस मूल्य की बात करते हैं? और पूरी दुनिया केवल बयानबाजी कर रही है, केवल और केवल किसने निंदा कर दिया, किसने कर दिया, किसने वो कर दिया। ये बयानबाजी का समय है। नेतन्याहू के साथ अमेरिका खड़ा होकर के ईरान को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और क्यों बर्बाद करने में लगा हुआ? अनायास, केवल इसलिए कि एक ईरान एक ऐसा देश है पश्चिम एशिया में जो एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है। वह ईरान के इजराइल के विस्तारवादी सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो पश्चिमी आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम जो वहां की सत्ता है, धर्म के माध्यम से राजनीति चलाने की, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन यह तय करना वहां की जनता का अधिकार है कि वह तय करे कि वो कैसी सरकार चाहती है।
किस तरह का नेतृत्व चाहती है, किस तरीके से वो हुकूमत चलाना चाहती है। वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पर हैं जिनको विरोध करना है। अमेरिका को किसने अधिकार दे दिया, इजराइल को किसने अधिकार दे दिया है कि आप ये तय करेंगे कि किस देश में किस तरह की सरकार रहेगी और किसकी सरकार नहीं रहेगी? ये तय करने का अधिकार तो आपको नहीं है। और सामान्य नागरिकों को के ऊपर हमला करने का अधिकार किसने आपको दे दिया? और आज जो इजराइल कर रहा है, अभी उसने गाजा में नरसंहार किया उसने, वो युद्ध नहीं था। आप बच्चों को मारेंगे, महिलाओं को मारेंगे, अस्पतालों को टारगेट करेंगे, दवाएं नहीं मिलने देंगे, पीने का पानी नहीं मिलने देंगे, पानी का कनेक्शन काट देंगे, जो राहत सामग्री जा रही है उसको आप नहीं जाने देंगे। ये युद्ध है क्या? ये तो मानवता की हत्या है। आम व्यक्ति को मानव समझने का भी आपके पास शऊर नहीं है। आदमी को तो आदमी समझिए। यह जो कुछ भी ईरान में हो रहा है वह ईरान, और सबसे बड़ी चीज है कि ईरान इनका मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। आज एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के अलावा अन्य तमाम देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया वहां हमला करके। अरे वहां हमला थोड़े उन देशों पर हमला कर रहा है। उन देशों से क्यों नहीं पूछा जाता कि उन्होंने अपनी सरजमी को अमेरिकी सैनिक उपयोग के लिए क्यों उपलब्ध कराए? वहां पे अमेरिका को उन्होंने मिलिट्री बेस क्यों दे दिया? ये जो उसके पास लड़ाकू विमान आ रहे हैं, उसके मिसाइल्स गिर रहे हैं ईरान में, क्या वह न्यूयॉर्क वाशिंगटन से चल के आ रहे हैं? वो पड़ोसी देशों में जो अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं वहां से चल रहे हैं। तो कौन प्रतिकार करेगा? और क्या ईरान को अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि जहां से ये अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा है उनको टारगेट करे, उन पे हमला करे? तो ईरान का जो हमला है उन देशों पर, और ईरान ने साफ साफ कहा भी है, वहां के विदेश मंत्री ने, वहां के राष्ट्रपति ने उन देशों को बाकायदे संपर्क करके कहा कि उन संबंधित देशों के खिलाफ ईरान का कोई झगड़ा नहीं है, वो उनको टारगेट पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी सरजमी से ईरान पे हमला होगा, वहां से सैनिक कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करेगा ईरान, उसको अधिकार ही मिलना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में जिस तरह का वातावरण बन गया, अमेरिका के ट्रंप की जो नीतियां हैं, ट्रंप जहां चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे उसे कर ले, और हमारी आपकी स्थिति तो अजीब सी हो गई है। हम किसी विषय पर ट्रंप को लेकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप ईरान ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मौके पर इसे कौन सा मौका रहा है जब ईरान आपके साथ न खड़ा रहा हो? आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ईरान ने भारत का समर्थन न किया हो जी। हाँ, आज निश्चित रूप से आज की खेमनेई सरकार ने मोदी सरकार के तमाम मुद्दों पर आलोचना की, लेकिन ईरान ने भारत का विरोध नहीं किया, भारत के हितों के खिलाफ काम नहीं किया। और एक मजबूत राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में वह इजराइल और अमेरिका का सामना कर रहा है। हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन सरकार है, सरकार का जो रवैया, कम से कम विपक्ष की पार्टी होने के नाते कांग्रेस ईरानी नेता के साथ खड़ी दिखाई। आप शोक संदेश में नहीं दे सकते। आपके साथ हम खमेनी के सिद्धांतों का समर्थन नहीं कर सकते, नीतियों का समर्थन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वह एक देश का सर्वोच्च नेता रहे हैं, किसी धर्म विशेष का सर्वोच्च धर्म गुरु रहे हैं। आपको क्यों नहीं समर्थन करना चाहिए? इस बीच एक विशेष यहाँ पर स्पेशल देखिए, उप विदेश मंत्री ईरान के हैं, कह रहे हैं हम अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री का कहना है, ईरान के उप विदेश मंत्री का, कि अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे बयान लगातार ईरान के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, और उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान के जो नेता हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सेना है, वो कतई अपने आप को पीछे नहीं ले जा रही है। लगातार कह रही है कि आपने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है, हम अपना बचाव कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, ये ऐसे ही ये लगातार चल रहा है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिराज नकवी जी के पास आता हूं। और नकवी जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया, ये समझना चाहता हूं आपसे कि ईरान यहां पर एक साथ जो कई अलग अलग देशों में अमेरिकी बेस पर, साइप्रस तक पे हमला किया, और साइप्रस में भी जो ब्रिटिश जो बेस है उस पे हमला किया, यानी साफ नजर आ रहा है कि ईरान यहां से पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इससे इजराइल और अमेरिका कहां दिखाई देते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने
अब तो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी ने, फिर इटली ने, इन सारे देशों ने, और इधर पाकिस्तान और रूस और चीन तो हैं ही, इन सारे देशों ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। मतलब साथ तो नहीं, लेकिन वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये भी टंडन जी शायद कह रहे थे, अमेरिका ने कभी भी लंबी लड़ाई में जीत हासिल नहीं की। अफगानिस्तान और वियतनाम की मिसालें आपके साथ, वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं वापस। कभी भी उनकी फौज जो है उसने लंबी लड़ाई लड़ी ही नहीं, और इनफैक्ट उसने लड़ाई ही नहीं लड़ी। उन्होंने यानी दोहरे मानदंड अपनाकर और इनडायरेक्टली हमले किए। इस मर्तबा जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसने बहुत पहले से ये बात कही है कि अगर हम पर हमला किया गया, हम हमला नहीं करेंगे, जंग आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, और अगर आपने हम पर हमला किया तो हम सिर्फ इसराइल को निशाना नहीं बनाएंगे या आपके जंगी जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, आपके जहां जहां इंटरेस्ट होंगे, और उसमें उनके तमाम एयर बेसेस शामिल थे। या सिर्फ वही नहीं, बल्कि अभी जो यूएई में कुछ हमले किए गए हैं, तो उन तमाम बिल्डिंग्स पर भी हमले किए गए हैं कि जहां इसराइल के मुसाद के एजेंट्स थे या अमेरिकी फौजी अफसरान थे, उनके बारे में इंटेलिजेंस ने ईरान को खबर दी थी। तो वहां तमाम जगहों पर हमले किए गए हैं, और ये हमले यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बन रहे हैं। सारी खबरें हैं, आपके सामने हैं। तो ईरान इस पूरे मामले में उसने अपनी तरफ से लड़ाई शुरू नहीं की, और ये लड़ाई एक शेर सुन लीजिए आप, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं। तो ये जो लड़ाई है, दरअसल ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हौसलों की है, और ये चरित्र की महानता की लड़ाई है। आप ये देखिए कि एक तरफ वो कैरेक्टर है नेतन्याहू का, कि पहले हमले में इसराइल के, जब पिछली मर्तबा जंग हुई थी 12 दिन की, वो आदमी बंकर में जाके छुप गया था। और एक वो आदमी है जिसको अभी ईरान, जिसको मारा है इसराइल ने अपने हमले में और अमेरिका ने, वो आदमी, उसने अपना घर छोड़ना गवारा नहीं किया, उसकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी, तो वो डर के नहीं मरा वो आदमी। ये कितने बहादुर हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि नेतन्याहू बंकरों में छुपा था, और वो जाहिर है कि, और अब उनका ट्रंप का बयान आया है कि मेरी जान को खतरा है। तो बात दरअसल ये है कि ईरान हमेशा से किसी के मामलों में दखल नहीं देता है, अमन पसंद मुल्क है, और किसी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता। उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, इस पर बहुत से लोगों की राय अलग हो सकती है। कुछ अच्छी राय देंगे कि मजहबी लीडरशिप वहां है तो ये गलत है, कुछ ही कहेंगे कि नहीं ठीक है। ये उनका अपना मामला है, इंटरनल मामला है, उसमें बाहर के किसी आदमी को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात है कि आप ये चाहें कि रिजीम चेंज कर दें, या ये चाहें कि आप अपनी ताकत के बल पर, आप अपने हथियारों के बल पर ईरान को डरा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये ईरान ने, अभी उनका बयान आ रहा है, उनका जो बड़े लीडर हैं लारीजानी, उन्होंने कहा कि हम इस जंग के, लंबी जंग के लिए तैयार हैं। लारीजानी ने कहा है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ईरान का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अमेरिका ने जब इराक से हमला करवाया था, जब खोमैनी साहब का दौर था, 8 साल तक जंग हुई थी, और उस वक्त इराक को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। इसके बावजूद जंग का नतीजा क्या निकला। और अभी जब 12 दिन की जंग हुई इसराइल और ईरान की, उसमें पहला हमला इसराइल की तरफ से हुआ था, और ईरान के बहुत बड़े फौजी कमांडर्स और साइंटिस्ट मारे गए थे। और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब इतने बड़े कमांडर्स को मार दिया गया तो ईरान जवाबी हमला शायद न कर पाए उतना मजबूती से। लेकिन नतीजा क्या हुआ, ये आपने देखा कि ईरान ने हिला के रख दिया उसके इसराइल के कई शहरों को। तो कोई अगर ये मान के चल रहा है कि ये जंग बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए करके ईरान को झुका देगा, तो ईरान की पूरी तारीख आप उठा के देखिए, ईरान की तारीख में कहीं ये बात है ही नहीं। ईरान ये जंग इसलिए लड़ रहा है कि उस पर जंग थोपी गई है, और थोपी इसलिए गई है कि ईरान न इसराइल के सामने कभी झुका, न अमेरिका के सामने झुका, जबकि आसपास के जितने सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका जो हाल है, अभी बात हो रही थी एयर बेसिस की, तो आपने अपनी जमीन क्यों दी दूसरों को इस्तेमाल के लिए। अब आपको ये शिकायत है कि आप उन एयर बेसिस पर हमला कर रहा है ईरान, तो ईरान तो अपने दुश्मन पर हमला कर रहा है। ईरान ने बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आप सब हमारे भाई हैं, हम आप पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन जो आपने अपने एयर बेसिस दिए हैं वो आपकी टेरिटरी में एक तरह से रहे नहीं, उस पर तो अमेरिका का कब्जा है, तो हम तो वहां हमला कर रहे हैं। तो ये ईरान का हक है, उस हक को आप उससे ईरान से नहीं छीन सकते। और कोई दुनिया वाला कोई कुछ भी कहता रहे, अमेरिका कुछ कहे,
सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच्चाई इससे आप कहाँ इनकार करेंगे। अभी बात हो रही थी ना कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को पीछे घसीट लिया है। और ये बड़ी अजीब, बड़ी मजेदार बात यह है, आप देखिए कि ईरान में इस पूरे मामले से बहुत पहले कुछ मुजाहरे हुए, एजिटेशंस हुए, और ये कहा गया कि ईरान की जनता जो है इस रिजीम से, इससे नाराज है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? खुद इसराइल ने और अमेरिका ने यह कबूल किया कि हमारे लोग आपके बीच में मौजूद हैं, हमारी मदद आप तक पहुंच गई है और आप लड़िए। ये अमेरिका ने कहा, ये इसराइल ने कहा कि हमारे लोग वहां मौजूद हैं। इसका मतलब आपने अपने एजेंट भेजे थे, लेकिन वो कुछ दिन बाद मामला खत्म हो गया। ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि अपना एक भी आदमी अमेरिका भेज दे। लेकिन अभी पिछले दिनों अमेरिका के तमाम शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए। ये इस बात का सबूत है कि वहां के अवाम ट्रंप की इस पॉलिसी से खुश नहीं है। तो आप अपने अवाम को नाराज करके और अपने फौजियों की लाशों की कीमत पर अगर ये जंग जारी कर सकते हैं तो फिर इसमें नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, ये तय बात है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। इस बीच कुछ ब्रेकिंग खबरें भी आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक तो यहां पर सबसे तीनों बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां कही जा रही हैं। सॉवरेनिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो रही है। और ये तीनों की रक्षा के लिए हम उनके साथ हैं, ये चीन का कहना है। तो अपने आप में चीन ने ये आधिकारिक तौर पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। चीन के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है। तो चीन के विदेश मंत्री ने ये अपनी बात यहां रख दी है और ये इस ढंग से साफ दिखाई दे रहा है कि ये मामला धीरे धीरे, ये जंग जो है धीरे धीरे दुनिया के पटल पे, और इसको हम बढ़ते हुए, एक्सलरेट करते हुए देख रहे हैं, और जिसको शायद समेटने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होगा बाद में डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें आ रही हैं कि हम इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज की बात बार बार कर रहे हैं। उनका एम जो है किसी तरह वहां रिजीम चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए और रजा पहलवी वहां पर शासन करने लगे। लेकिन यहां परिस्थितियां दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच आईआरजीसी का भी बयान आया है और आईआरजीसी का बयान जो आया है उसमें उनका कहना है कि हमने अब तक पहली और दूसरी पीढ़ी के लगभग 3000 रॉकेट दागे हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी के लगभग 3000 रॉकेट दागे हैं और हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से तीसरी और चौथी पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। पहली दूसरी के लगभग 3000 और इन लोगों ने आधिकारिक तौर पर अपने ड्रोन और मिसाइलों का जो खेप है अंडरग्राउंड, उसका वीडियो भी जारी किया है ईरान ने। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक काफ़ी तैरते हुए देख रहे हैं। तो इससे साफ यहाँ जाहिर हो रहा है कि एक तरफ ईरान है जो, ये देखिए ये विजुअल, ये वीडियो देखिए, ये आधिकारिक तौर पर ईरान ने जारी किया है। इस वीडियो को आप देखिए, जरा इसको फुल स्क्रीन ला सकते हैं और दिखाइए इस वीडियो को। इसको आधिकारिक तौर पर ईरान ने जारी किया है, जिसमें ड्रोन हैं, मिसाइलें ये दिख रही हैं और इससे आप समझ सकते हैं ईरान ने इसको जारी किया है अभी से थोड़ी देर पहले, ये बताने के लिए कि क्या करने वाला है ईरान। ये सब ईरान बता रहा है, ईरान अपनी यहाँ पर मंशा जता रहा है कि हम कहाँ हैं और क्या कर सकते हैं, ये ईरान बता रहा है। और यहीं पर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ईरान की तैयारियाँ क्या हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये ईरान की तैयारी है। एक बार जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास, फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो इस समय 2-3 बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो खबर आपने बताई दी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो हैं उन्होंने अब्बास अराक्ची को फोन करके कहा है कि बीजिंग जो है यूएस और इजरायली हमलों से खुद को बचाने के लिए तेहरान का पूरा तरीके से सपोर्ट करता है, क्योंकि इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये उनका साफ तौर पे कहना है। दूसरी एक बड़ी जो ब्रेकिंग खबर है राजीव जी, वो ये है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान पर हमलों के लिए स्पेन के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से यूएस को रोक दिया है।
ये इस समय की बड़ी खबर है अभी अभी। और 15 यूएस के एयरक्राफ्ट जो थे, जिनमें से अधिकतर रिफ्यूलिंग टैंकर थे, वो अब स्पेन से जर्मनी और फ्रांस जा रहे हैं। मेडिट का कहना है कि उसके बेस का इस्तेमाल बाइलेटरल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल कानून के बाहर ऑपरेशन के लिए नहीं किया जा सकता। ये इस समय का एक बड़ा, राजीव जी, डेवलपमेंट है। दूसरा, जो यूएस का सेंट्रल कमांड है, अब उसने रियाना शुरू कर दिया, एक तरीके से कहा जाता है। उसने अभी कहा है कि ईरान जानबूझकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, जो पूरे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन जगहों को बिना सोचे समझे निशाना बना रही हैं। यूएस सेना इस खतरे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, हमारा इरादा पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। तो ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ईरान जो है वो जबरदस्त मिसाइलें मार रहा है। इधर जो ईरान की खत्म अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर है, उसके चीफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि कब्जे वाले इलाकों को, यानी इजराइल के कब्जे में जो है, लोग तुरंत छोड़ दें। कब्जे वाले इलाकों में सायरन बजना कभी बंद नहीं होगा। ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सायरन जो है वो बजना बंद नहीं होगा। इधर ईरान के रॉकेट से तेल अवीव का एक कैफे जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया है, और उसके मालिक का जो है कहना है कि ये पूरा जो है तबाह एकदम हो गया है। ये एक तरीके से ये साफ तौर पर कहा गया है। इधर साइप्रस जो है, उसने साफ तौर पर कहा है कि यूके से जो बेस का इस्तेमाल है साइप्रस में, वो सिर्फ मानवीय कामों के लिए होगा, इसकी गारंटी यूके हमको दे। और ड्रोन की धमकियों के बाद साइप्रस ने साफ तौर पर कहा है कि वह यूके से गारंटी मांगेगा कि द्वीप पर ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल सिर्फ मानवीय कामों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं होगा। सरकार के प्रवक्ता कॉन्स्टेंसिनोट लेटिम्बियोटिस ने संवाददाताओं को बताया कि साइप्रस साफ गारंटी मांगेगा कि बेस का इस्तेमाल किसी भी हालत में मानवीय कामों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर, राजीव जी, आ रहा है। इधर कतर का प्रोडक्शन जो रोक दिया है उसने, तो यूरोप में गैस की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, ये साफ तौर पर आ रहा है। और कतर एनर्जी का राफ लाफान प्लांट जो है, वो दुनिया भर में एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसकी सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा सप्लाई करता है। तो यानी ये बड़ी खबरें इस समय है कि इसकी तबाही के असर जो हैं वो अब दिखना शुरू हो गए। राजीव जी, अगर गैस की आपूर्ति रुक जाएगी, अगर यूएस के जहाज जो है उनको जगह नहीं मिलेगी हमला करने के लिए, तो फिर कहाँ से ट्रंप साहब जो है हमला करेंगे? जो जिसके ऊपर उनको सबसे ज्यादा भरोसा था, अब्राहम लिंकन जो उनका जहाज है, उस पर जो है 4 मिसाइल से हमला ईरान ने किया, ये आ चुका है। अरमदा पर भी हमला होगा। और अब जो जिस तरीके से कहा गया है कि भाई अभी तक तो हमने अपना कवाड़ इस्तेमाल किया था, अब जो है हम अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी की मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब अब ट्रंप साहब जो है वो असली तबाही देखने के लिए तैयार रहे। ईरान ने बार बार कहा कि जंग आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, और वो, राजीव जी, उस नतीजे पे पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी मौत से पहले खामेनेई ने भी साफ तौर पर कहा था कि जब ट्रंप ने कहा कि हमारा जो है बहुत मजबूत सेना है और हम जा रहे हैं, हमने अपना अरमदा भेज दिया है, ईरान को हमने घेर लिया है, तब खामेनेई ने भी कहा था कि कभी कभी बहुत ताकतवर सेनाएं जो होती हैं उनको बहुत छोटी सी हमले जो हैं वो समुद्र में डुबो देते हैं। तो हम आपके साथ ऐसा ही करेंगे। डॉक्टर मसूद पेजेशकिन ने इस जंग से पहले कहा था, जब ट्रंप धमकी दे रहे थे, कि हमको फक्र होगा, हमको गर्व होगा अगर हम शहीद होते हैं, तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं। और ईरान ने बता दिया है, राजीव जी, कि दुनिया का दरोगा जो अमेरिका है, उसकी दरोगाई की ऐंठ जो है वो ईरान निकालने के लिए तैयार है। ट्रंप साहब, आप झेलिए, अब आप अकेले पर तैयार हैं। और अगर राजीव जी 4 जो बॉक्स पहुंचे हैं, इससे ज्यादा आगे जब पहुंचेंगे तो अमेरिका के अंदर क्या होगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी जी, बिल्कुल। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या यहां से ये चीन का जो बयान है, इसको किस ढंग से आप देखते हैं? चीन के विदेश मंत्री तो न सिर्फ बयान बल्कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जी देखिए, चीन और रूस अभी बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, सामने आके नहीं वो कर रहे हैं, और ये उनकी कोई रणनीति होगी। लेकिन जो गौर करने वाली बात राजीव जी वो ये है कि जून में जब पिछले साल हमले हुए थे और जो ईरान का जवाबी कार्रवाई थी, उसमें और अब में काफ़ी अंतर है। इसका मतलब है कि रूस और चीन के ज़रिए ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, संख्या में भी, क्वालिटी में भी, रिसर्च में भी, टेक्नोलॉजी में भी। उसके हमलों के प्रिसीजन से लग रहा है जैसे वो अरामको पे उन्होंने हमला कर दिया या इजराइल के अंदर जाके हमला किया। क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पीएमओ पे हमला किया इजराइल के।
तो ये सब जो बातें दिखा रही हैं कि उन्होंने 10 महीने में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। दूसरी बात, जो अमेरिका का दावा है न्यूक्लियर वाला, जिस पे बड़ी बहस होती है, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये उतना ही सच है जितना कि इराक जो है वो केमिकल वेपन बना रहा था। ये बहाना है, ये झूठ है, ये गप है। IAEA कई बार कह चुका है, इंस्पेक्शन करके कह चुका है, UN के इंस्पेक्टर से कुछ नहीं मिला उसमें। तो ये बिल्कुल कोरी गप है। असली मसला फिलिस्तीन का है, और फिलिस्तीन के मसले पर ईरान जो है उसका बिल्कुल कभी उसने डाइल्यूट नहीं किया, कभी दोहरी राजनीति नहीं की, जैसे कि बाकी अरब वर्ल्ड करते हैं कि वो उधर भी बने हुए हैं, इधर भी बने हुए हैं। वो इजराइल के एक अलायंस में भी, जो अब्राहमिक अलायंस है, उसमें भी बने हुए हैं। इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। तो ये दोहरापन ईरान ने कभी नहीं किया। इसलिए, और नेतन्याहू इस बात को जानते थे कि ईरान अगर मजबूत रहेगा तो नेतन्याहू को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। केवल गद्दी नहीं छोड़ेंगे, जेल भी जाएंगे। और बहुत अफसोस की बात है कि भारत, गौतम बुद्ध का देश, पंचशील ऐसी विदेश नीति का देश, महात्मा गांधी का देश, और उसका प्रधानमंत्री एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़ा है। दुनिया में कोई देश नहीं खड़ा है सिवाय ट्रंप के, जो घोषित वॉर क्रिमिनल, जेनोसाइड का क्रिमिनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सजा याफ्ता है, उसके खिलाफ वारंट है। उसके साथ अगर भारत खड़ा हुआ है तो ये भारत सरकार खड़ी हुई है, भारत तो मैं नहीं कहूँगा, भारत सरकार खड़ी हुई है, तो ये बहुत ही अदूरदर्शिता का परिचय है। और दूसरी तरफ खड़गे जी का बयान आप देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारत की अब तक की विदेश नीति के अनुरूप है, भारत के सभ्यता, समाज, इतिहास के अनुरूप है वो, कि हमने दुनिया में किस दर्शन के साथ, किस फिलॉसफी के साथ दुनिया में हस्तक्षेप किया है। उसको आप खड़गे जी का डिटेल बयान है, उसको अगर आप दिखा पाएंगे, स्टेटमेंट पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट है उनका, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और वो बहुत स्पष्ट है। भारत सरकार का बयान ये होना चाहिए था। आपकी लेगेसी है, आप दुनिया भर में मोदी जी जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, हम गांधी के देश से आते हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? एक जेनोसाइड के क्रिमिनल के साथ। मैं क्रिमिनल अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको सजा दी है, वारंट है गिरफ्तारी का। बिल्कुल, वो कहीं जा नहीं सकते, यूरोप में किसी देश में जा नहीं सकते, वो गिरफ्तार होगा। वो उसके साथ आप खड़े हो गए और हिब्रू में ट्वीट कर रहे हो, इससे ज्यादा बड़ा और क्या संदेश होगा। दूसरी बात कि अभी म्यूनिक सिक्योरिटी मीटिंग हुआ, काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत साफ यूरोप के देशों ने कहा, जर्मन चांसलर ने कहा कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर खत्म हो चुका है। उसकी गवाही दे रहा है जो इजराइल और अमेरिका कर रहा है। ये गैर कानूनी युद्ध है, इसका UN सिक्योरिटी काउंसिल से कोई सैंक्शन नहीं है, और इस तरीके की चीजें। और एक आखिरी बात, रजा पहलवी को अमेरिका पैराशूट से नहीं उतार सकता, ग्राउंड फोर्सेस के बगैर नहीं होगा। ग्राउंड फोर्सेस कितनी है? 40 से 50 हजार। ईरान के पास कितनी है? 10 लाख, 6.5 लाख रेगुलर फोर्स, 3.5 लाख रिजर्व फोर्स। और उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज हैं, जरा ग्राउंड फोर्स ईरान के खिलाफ लगा के देख लें इस माहौल में। रमजान के वक्त आपने ये झगड़ा मोल लिया है और आपने अयतुल्लाह खमनेई को मारा है, तो जरा लगा के देख लें, जो तहरीर स्क्वायर में हुआ था वो सब जगह होगा। अरब स्प्रिंग 2 हम देखेंगे। बिल्कुल 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 प्रशांत जी। सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सप्पल साहब के बारे में आप जानते हैं कि परमानेंट इनवाइटी हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, और उसके साथ साथ एक्स CEO और एडिटर राज्यसभा टीवी और एक्स OSD 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका स्वागत करता हूं गुरदीप सिंह सप्पल साहब इस कार्यक्रम में। बस जल्दी से पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, इस पूरे मामले में चीन ईरान के साथ और रशिया ईरान के साथ, इसकी बात हमेशा होती रही
कि ईरान को दो मजबूत हाथ उसके साथ हैं, रशिया भी और चीन भी। रशिया का बयान भी पहले आ चुका है, रूस का बयान व्लादिमीर पुतिन का, उन्होंने भी अपने सुरक्षा परिषद की बैठक की। इधर चीन का बयान अभी अभी आपने सुन लिया, चीन के विदेश मंत्री ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में क्या कुछ बोला है ये हमने देख लिया। अब यहाँ से क्या इस जंग को और आगे बढ़ते हुए देखते हैं आप, या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करवाया जाए? चीन ने आज तक दुनिया के किस युद्ध में कब हस्तक्षेप किया बयानबाजी के अलावा? आप रोक लेंगे क्या इस युद्ध को? इस इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा है, युद्ध कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ तो था अभी, जब भारत के साथ उसके सैनिक नहीं थे ना। नहीं, सैनिक नहीं थे। इनडायरेक्ट से युद्ध रुकता है आज के दौर में। बयानबाजी से युद्ध रुकता है। पूरी दुनिया बयान दे रही है रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में। किसने रोक लिया? पूरा यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन ये ईरान के जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन हैं वह यूक्रेन के पास भेजे जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर एक ट्रंप जैसा नेता जो अपने देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं होता, चुनाव हारने के बाद उसके समर्थक वहां की पार्लियामेंट पे हमला कर देते हैं और उनका बचाव करता है, इस सोच के रखने वाले नेता के साथ केवल बयानबाजी से आपका काम चलेगा? ये चलने वाला नहीं है। ये जो बयान केवल बयान मात्र दे देने से आप सोचते हैं कि ट्रंप के ऊपर असर पड़ जाएगा, ये संभव नहीं है ना। ईरान जो कर रहा है, जो प्रतिक्रिया ईरान ने दी है वही प्रतिक्रिया से आप ट्रंप को रोक सकते हैं। उसी प्रतिक्रिया के साथ आप इजराइल को रोक सकते हैं। इजराइल ने क्या कर रखा है पूरे पश्चिमी यूरोप में, एशिया में? इतना विस्तारवादी जितने अरब देश हैं सब नतमस्तक हो गए उसके सामने। सभी ने, अधिकांश ने अपनी अपनी जमीन दे दी है अमेरिका को अपने सैन्य संचालन के लिए। कोई ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। और ट्रंप क्यों खड़ा है? कि उसको इजराइल को पूरे पश्चिम एशिया का नेतृत्व सौंपना है, आधिपत्य सौंपना है। किसी को इस लायक नहीं छोड़ना है जो इजराइल का विरोध कर सके। अकेला ईरान बचा हुआ है जो इजराइल के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है। इजराइल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों की रीत नीति सोच के अनुकूल नहीं खड़ा है, वो उसके विरोध में खड़ा, लगातार संघर्ष कर रहा है। इसलिए ये ट्रंप जैसे लोगों की निगाह में ट्रंप जैसे लोग ईरान को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इस नैतिक समर्थन के हो या न हो, ईरान इससे पीछे हटने वाला नहीं है। यही लोग हैं, यही इजराइल है और यही ट्रंप है। जब अभी जो पिछले साल इन्होंने हमला किया था और ये कहा था कि पूरा उनकी लीडरशिप हमने खत्म कर दिया, सैन्य अधिकारियों को मार डाला, वैज्ञानिकों की हत्या हो गई, जो परमाणु इनके ठिकाने हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, यही बयान तो आए थे। और आज फिर वही बयान आपने देना शुरू कर दिया कि लीडरशिप खत्म हो गई, कुछ नहीं, और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लड़ाई जारी रखिए। जिस तरीके से हमला हुआ ईरान में, और अगर कोई दूसरा देश होता तो पीछे हटता। ईरान को दूसरी नहीं ठहरा सकते। ईरान किया आपसे बात करने के लिए, ये तो आप केवल लोगों को डांस देना चाहते हैं ना। आप जेनेवा में बैठ के वार्ता भी करेंगे, उसके बाद हमला भी कर देंगे। ये जो जिस तरीके की नीति अख्तियार किया ट्रंप और इजराइल ने, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मान्यता नहीं है। ये ट्रंप जैसा हम लोग अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। क्या ट्रंप को नहीं पता है कि एक बार अपराधी है नेतन्याहू इस लड़ाई को क्यों जारी रखे हुए है? अगर पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म हो जाए, नेतन्याहू की राजनीति खत्म हो जाएगी, वो जेल जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाएगा। इजराइल की सत्ता से बाहर होना है उसको। वो युद्ध कर रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ट्रंप जैसे लोगों से, नेतन्याहू जैसे लोगों से को दबाव में लेने के लिए उनको ये केवल बयानबाजी से नहीं, आज अमेरिका और चाइना युद्ध में सीधे शामिल हो जाए, युद्ध खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। वजह क्या है? आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वह बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं। और आप मुझे बता दीजिए, राजीव जी, आप भी जानकार व्यक्ति हैं, वियतनाम युद्ध के बाद किसी युद्ध में चीन शामिल हुआ हो, सीधे संघर्ष में शामिल हुआ हो, वो एक परसेप्शन लेकिन समर्थन देता है, बिल्कुल समर्थन देता है। जो आपने कहा कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर उसने पाकिस्तान का समर्थन किया, उसने उसको साजो सामान भी दिया, उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड किए, हर तरह के उसने समर्थन किए, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन
उसका उसका एक सैनिक कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, वह कहीं बैठ करके वार्ता करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। उसकी अपनी सोच है वह, और यह खड़ा होता है केवल अपने आर्थिक हितों के लिए। जो कुछ भी ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल जैसे देश कर रहे हैं वो सर्वथा निंदनीय नहीं, दंडनीय है। और हम हाँ, ये जरूर है कि हमारा भारत सरकार का जो रवैया है वह कतई उचित नहीं है। ईरान हमेशा से हमारा एक सहयोगी रहा है, मित्र देश के रूप में उसने भूमिका अदा की है, कठिन दौर में भी हमारे साथ खड़ा रहा है। और आज अगर हम अब उनके सर्वोच्च धर्मगुरु के हत्या पर भी अगर संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि आप साउथ लोग का जो आप नेतृत्व संभालने का दावा करते हैं वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। नेता का आचरण ये नहीं होता है। नेता तो जो कहना होता है, विश्व गुरु की बात होती है, आप साउथ तक में बैठ रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, विश्व गुरु बनने का दावा, राजनीतिक रूप से जो विकसित विकासशील और पिछड़े देश है उनका नेता बनने का दावा, ये तो नहीं हो सकता। इस व्यवहार पर तो कोई आगे पीछे नहीं खड़ा होगा। वही खड़ा होगा जो आप जब संकट की स्थिति हो तो उनके साथ आप खड़े हो, अपनी बात कहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर जल्दी से आता हूं गुरदीप सिंह सप्पल साहब के पास में। सिर्फ एक लाइन मुझे कहनी है कि प्रधानमंत्री मोदी का अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है कि उनकी बातचीत हुई है क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया से और मोहम्मद बिन सलमान से, और उन्होंने सऊदी अरब में जो अटैक हुआ उसकी बहुत भर्त्सना की है, उसके हमले को उनकी संप्रभुता पे हमला बताया है। लेकिन अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी जाती है, उस पर उनका कोई बयान नहीं आया है। बस यही कह रहा हूं। सवाल तो ये उठता है कि अब उनको भी छोड़ दीजिए। कल यूएई के साथ जो बातचीत हुई उनके राष्ट्रपति के साथ, वहां पर भी उन्होंने भर्त्सना की, और फिर अब सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, वहां भी वही है। तो मतलब ये साफ है कि हम गुटनिरपेक्षता से बाहर निकल चुके हैं। नहीं, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही माहौल बना रहे हैं कि ईरान ने अन्य देशों पर हमला करके अपराध कर दिया है, ईरान की गलती है, इस तरह इसके निपुत करने की कोशिश की जा रही है। आप सवाल इस बात का जो अभी प्रशांत जी कर रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर आपने चिंता व्यक्त किया। अरे सऊदी अरब हो चाहे कुवैत हो, जिस किसी जगह पर ईरान ने हमला, आप ये जानना पड़ेगा हमला हुआ क्यों। अगर आपकी जमीन से ईरान के ऊपर मिसाइल्स आ रहे हैं, वहां से लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, तो हमला होगा कहां जी? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। नैरेटिव यही बनाया जा रहा है, जो बात कही जा रही है आप कहीं सुन लीजिए, किसी को बोलते हुए सुन लीजिए, किसी को चर्चा करते हुए सुनिए, किसी का बयान सुन लीजिए कि ईरान को घेरने की कोशिश है कि ईरान ने आखिर अपने पड़ोसी देशों पर हमला क्यों किया, अरब देशों पर हमला क्यों किया, या किस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है, ये बयान उस तरफ संकेत करता है। जी सप्पल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी चल रहा है उसको हम लोग, आप भी आराम से बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, ईरान और भारत के संबंधों को आज की तारीख में हम कहां देखें सप्पल जी, और साथ साथ ये भी उसके बाद दूसरा सवाल साथ साथ कि ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये जो चल रहा है इजराइल अमेरिका और वर्सेस ईरान जो चल रहा है, उसमें उस जंग को आगे कहां तक आप देखते हैं। लेकिन पहला सवाल से जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, भारत और ईरान के संबंध तो स्वाहा हो चुके, और साथ ही जो सपना था मोदी जी का विश्व गुरु बनने का, वो भी स्वाहा हो गया। अब कोई विश्व गुरु बनने की बात जीवन में नहीं कर सकते। उन्होंने भारत को अमेरिका का पिट्ठू बना दिया वंस फॉर एंड ऑल, जब तक कि वो प्रधानमंत्री हैं। अब उनकी कोई अलग हैसियत नहीं बची, उनके अंदर अब कोई क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका से या इजराइल से कोई सवाल करें, कोई क्षमता नहीं बची कि वो ईरान के पक्ष में कोई बयान दे सकें, क्योंकि वो ये कंप्लीट सरेंडर है। क्यों है, किस लिए है, वो एक अलग सवाल है। हकीकत है, ये पूरी दुनिया देख रही है कि एक राष्ट्र के सुप्रीम लीडर का कत्ल होता है, बिना विधिवत युद्ध का ऐलान किए कत्ल किया जाता है युद्ध के नाम पे, और भारत जो है संवेदना तक व्यक्त नहीं कर सकता है, भारत चिंता भी व्यक्त नहीं कर सकता है, स्टैंड लेने तो बहुत दूर की बात है। तो नरेंद्र मोदी ने किसी ना किसी वजह से पूर्ण समर्पण कर दिया अमेरिका के आगे, और अब
जो ऐसा अमेरिका चाहेगा केवल वही भाषा अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। और इस जो स्वाहा हुआ राजीव जी जी जो स्वाहा हुआ उसमें आहुति उन 13,000 भारतीयों की दी गई है जो ईरान में रह रहे हैं। और मैं क्यों बोलता हूं ये बात, 13,000 लोग, 10,000 एनआरआई और 3,000 स्टूडेंट वहां पे आज की तारीख में हैं। और इजराइल में भी हैं 20,000 लोग। नेतन्याहू से नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले मिलते हैं युद्ध के। अब या तो नेतन्याहू ने उनको नहीं बताया कि हम अटैक करने जा रहे हैं, वो बेवफा थे, या उन्होंने बताया और नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों की बात उनसे नहीं की, अपने लोगों से बेवफाई की। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो नेतन्याहू ने बताया है और या नहीं बताया है। और अगर बताया है तो और बड़ी गलती है कि मोदी जी ने अपने लोगों की जान की फिक्र नहीं। वो बोल सकते थे कि भाई मेरे लोग वहां पे पहले सुरक्षित कर ले, फिर आप युद्ध कीजिएगा। आमतौर पे 2 राष्ट्राध्यक्ष ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा चलिए नहीं बताया, हम ये मान लेते हैं, तो भी अब तो मालूम है। क्या नरेंद्र मोदी की हिम्मत हो रही है कि नेतन्याहू से फोन उठा के बोले कि इजराइल का एक व्यक्ति भी अगर कहीं पे हताहत होता है तो इजराइल पूरी दुनिया सिर पे उठा लेता है, और भारत के 13,000 लोगों की जान आपने खतरे में ईरान के अंदर डाली है, तो भारत के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोलना चाहिए? हम केवल ईरान और अमेरिका की बात न करके भारत की बात को भी देखें। भारत के जितने सपने बुने थे खुद नरेंद्र मोदी ने, चाबहार का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे ना। बिल्कुल, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत की जगह नहीं है, बेल्ट प्रोजेक्ट में भारत की जगह नहीं है, तो भारत व्यापार कैसे करेगा सेंट्रल एशिया के साथ? तो ईरान के रास्ते कर रहे थे। चाबहार पोर्ट आपने बनाना शुरू किया, सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की बोली कि भाई यहां से हमारा रास्ता बनेगा, आपने वो भी जो है स्वाहा कर दिया। अब कोई बात नहीं, चाबहार पोर्ट खत्म, मोदी ने उसके लिए इस साल बजट भी नहीं रखा, बजट के अंदर पैसा भी नहीं रखा, हर चीज पे आप सरेंडर करते जा रहे हैं। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो केवल यूएई को फोन कर रहे हैं, वो केवल सऊदी अरेबिया को फोन कर रहे हैं, वो केवल इजराइल के यहाँ बात कर रहे हैं, वो ईरान की बात नहीं कर रहे हैं। और ये हालात एक न्यूक्लियर पावर की, भारत 7 ही देश हैं दुनिया में राजीव जी न्यूक्लियर पावर है, अकेले भारत की ये हालत है, बाकी या तो अमेरिका के साथ पहले से हैं जी। तो ये हालत उन्होंने क्यों कर दी, क्यों होने दी है? सवाल इस पे भी उठना पड़ेगा। अमेरिका ट्रंप के जो कार्यकाल में जिस तरह के फैसले रहे वो तो दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो मनमाने फैसले से दुनिया को तबाह करने में तुले हैं, वो दुनिया देख रही है। सवाल ये है कि जो हमारी हैसियत है दुनिया में, हम क्यों झुक गए? जो हमारी हैसियत है, हम अपनी जनता के ऊपर क्यों खतरे ले रहे हैं? जो हमारी हैसियत है, हमने ईरान को सरेंडर करके अपने तमाम जो इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप में और बनाने थे वो क्यों सरेंडर कर दिए? और आज हमारी जबान क्यों छिन गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि हम जानते हैं कि ईरान के साथ हमारे संबंध खराब रहेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट ऑलरेडी बंद है, अपने यहाँ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है वो मुश्किल होगा, और कई मौक़ों पर ईरान ने हमें काफ़ी मदद की है हमारी। और ऐसे में इतना बड़ा रिस्क आखिर देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार कैसे ले सकती है? ज़रा ये बताइए, क्या यहाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या पेट्रोल डीजल की कीमत आजकल परसों में या महीने भर में नहीं बढ़ाना पड़ेगी? तो इन सब पे, और इन सब को अगर ये सब कुछ करते हैं उसके बाद भी आखिर किस बात का यहाँ पे एक कहें तो गर्व है और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी? ये है, कैसे देखते हैं इसको, फिर कैसे देखा जाए? राजीव जी, भारत तो दर्शक है इस युद्ध के अंदर। एक बार अमेरिका ईरान का युद्ध शुरू हो गया तो जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, वहां पे अब हमें दिक्कत होगी, रेट बढ़ेंगे। चाहे वो ट्रेड रूट्स का हो, वहां पे हमें दिक्कत होगी। चाहे हमारे डायस्पोरा का मामला हो, वहां दिक्कत होगी। चाहे हमारी मार्केट्स में उथल पुथल होगी, वहां दिक्कत होगी। चाहे हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हो, वहां दिक्कत होगी। ये दिक्कत तो होनी है। आप चुप रहें या आप नैतिक स्टैंड लें या आप प्लेयर बनने की कोशिश करें। सवाल यह है कि भारत जैसी महाशक्ति जो मोदी को विरासत में मिली है, ये इन्होंने नहीं बनाई है महाशक्ति, एक महाशक्ति है भारत, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी।
एक महाशक्ति क्या चुपचाप बैठ के देखेगी और केवल वाहवाही करेगी एक पक्ष की, या कई बार नैतिकता के आधार पर भी जगह लेगी? ये समस्या कोई पहली बार तो आई नहीं है। जब भारत मजबूत नहीं था, जब गरीब देश था, तब भी स्टैंड लेते थे ना जी। तब तो अमेरिका और सोवियत यूनियन दो ध्रुव थे, तब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। भारत कब चुप रहा? ये पहली बार है कि आपकी जबान छिन गई है। आप बनने चले थे विश्व गुरु, लेकिन आपकी जबान छिन गई है। और जबान क्यों छिनी है, ये बात तो आज नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए ना। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कंडेम करते इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कंडेम नहीं करना चाहते तो संवेदना व्यक्त करते, क्योंकि एक देश के सुप्रीम लीडर की हत्या तो हुई है। एक गांव के अंदर दुश्मन की भी अगर हत्या होती है तो वहां पे भी लोग जाके शोक प्रकट करते हैं। ईरान तो दुश्मन नहीं था ना, ईरान तो भारत का मित्र देश है। नरेंद्र मोदी का अपने यूट्यूब पे आप देख लीजिए भाषण कि भारत कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है, मतलब हजारों साल की दोस्ती है। तो नरेंद्र मोदी को यह हक किसने दिया कि हजारों साल की दोस्ती को आप किसी भी वजह से कुर्बान कर दें? और वो वजह क्या है? क्यों डर रहे हैं आप? पहले ट्रेड डील में डर गए, अब इस वॉर में डर गए। तो सवाल ये नहीं है कि भारत के पास ऑप्शन क्या है, सवाल ये है कि भारत ने अपना नैतिक जगह, अपनी जो पूरी विश्व में एक रोल प्ले करने की जगह, वो खत्म कर दी है। और हम खड़े हो गए उस अमेरिका के साथ जिस अमेरिका का पहला प्यार पाकिस्तान है। ये हालत है हमारी। लेकिन पाकिस्तान तो अभी ईरान के साथ नजर आ रहा है। जी, ये तो पाकिस्तान वहां पे इस्लामिक जगत में ईरान के साथ है, लेकिन खुल के ईरान के साथ पूरा नहीं जाएगा, अमेरिका के साथ दूर नहीं हो जाएगा वो। क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि आपने ईरान पे अटैक कर दिया, अब मैं अमेरिका को छोड़ रहा हूं, जैसे भारत ने ईरान को छोड़ दिया? क्या पाकिस्तान ये करेगा? भारत की समस्या क्या हो गई है, एक फेल्ड विदेश नीति धीरे धीरे करके ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि आज भारत को ये नहीं पता कि ईरान से संबंध तो खत्म कर दिए, चीन के साथ क्या संबंध है, रशिया के साथ क्या संबंध है, पता ही नहीं है। पेंडुलम है, अमेरिका के साथ क्या संबंध है। और जब उनको लगा कि अब हम कंफ्यूज हो गए हैं तो जाके अमेरिकी खेमे में जाके बैठ गए हैं और अपने को सरेंडर कर दिया वहां पे। ये है। और अगर कोई वजह नहीं है तो केवल एक वजह है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनके गले में चोट पड़ी है, इनके गले को जकड़ रखा है। और जकड़ किन चीजों में रखा है? सामने है ना, ट्रेड डील क्यों हुआ। तो ये भारत की जो स्थिति है वो अमेरिका ईरान के युद्ध की वजह से नहीं है। भारत की स्थिति जो नरेंद्र मोदी की गर्दन जकड़ी हुई है उसकी वजह से बनी है। लेकिन इसमें यह बताइए कि इस्लामिक कंट्रीज के दूसरे जो जहां ईरान हमला कर रहा है और वो भी अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या कतर हो, दूसरे देशों, उनमें से कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, विदेश मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की। इसके मायने क्या निकाले जाए? इनसे बात करने का मतलब क्या है? आखिर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बताना चाहते हैं? अगर यूएई के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, अगर सऊदी अरब में बात कर रहे हैं, अगर कतर से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? बहरीन से बात करें, मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी जगह का परमिशन अमेरिका को दी ईरान पे आक्रमण करने के लिए। बदले में ईरान ने वहां आक्रमण किया। जिस जगह से आक्रमण ईरान पे होगा, ईरान उसको बख्श देगा, ये तो ईरान से उम्मीद करनी उचित नहीं है। तो ईरान उन देशों पे आक्रमण कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी केवल दो चीज कर रहे हैं। एक, वो ये संकेत दे रहे हैं कि अब हम इस युद्ध में पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हैं, दूसरे पक्ष से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जो 1 करोड़ भारतीय वहां फंसे हैं, जो वहां रहते हैं, फंसे वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, उन भारतीयों की चिंता सता रही है। लेकिन इस चिंता के अंदर इजराइल के 20,000, ईरान के 13,000 लोगों की चिंता नहीं है। ये सवाल आज भारत की सरकार से पूछना चाहिए। आप यूएई से बात करेंगे, आप सऊदी अरेबिया से बात करेंगे, जहां के सिस्टम आज भी इतने मजबूत हैं कि वहां पे कोई अफरा तफरी नहीं फैली है, वहां पे कोई भगदड़ नहीं मची है। लोग वहां पे सलीके से आज भी हैं, युद्ध के वहां पे संकेत हो रहे हैं, लेकिन वहां की जनता अभी आराम से है। लेकिन जहां अफरा तफरी मची है ईरान और इजराइल में, वहां की भारत के प्रधानमंत्री बात ही नहीं कर रहे हैं। एक शब्द उनके लिए नहीं निकला कि वहां पे जो भारतीय वो किस स्थिति के अंदर है। तो वो केवल एक
फसाड क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे असली दिक्कत वाली जगह पे बात ना करूं और केवल उन देशों की बात करूं जहां पे ऑलरेडी भारतीय अभी भी सुरक्षित है। और दूसरी बात कि स्टैंड ले लिया कि अब भारत अमेरिका के साथ है और कोई इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं बचा है। जी, इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है, जरा ये बताइए। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम लोगों ने भरपूर निंदा की है, अनइक्विवोकल कंडेमनेशन। हमने कहा है कल, किसी देश को यह अधिकार नहीं है, चाहे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर हो, चाहे भारत की अपनी फिलॉसफी हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे देश की लीडरशिप को आप किसी भी हिंसक तरीके से खत्म करें। ये अधिकार अमेरिका को बिल्कुल नहीं है, ये अधिकार इजराइल को नहीं है। इसकी निंदा होनी है और इसलिए ये निंदा की गई है। हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, जब भी दुनिया में दो इस तरह के पक्ष युद्ध करते हैं तो हम न्याय के साथ खड़े होते आए हैं आज तक। और दूसरी बात, हम अपनी हैसियत का इस्तेमाल दोनों पक्षों को साथ लाने में करते आए थे। वो हमारी विदेश नीति हमेशा से रही है। ये पहली बार हुआ है कि भारत ने एक पक्ष को त्याग के दूसरे पक्ष के सामने सरेंडर कर दिया है। और इसलिए हमने कल भी स्टेटमेंट जारी किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्टेटमेंट जारी करके ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस पूरे मामले को केवल मुसलमान एंगल से भारत में प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान मुस्लिम कंट्री है, बिना ये सोचे समझे कि मुस्लिम कंट्री तो बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश की पुरानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को आपने पनाह दे रखी है। चाहे वहां पे हमारे कितने भी रिश्ते खराब हो या खतरा हो, वहां पे हिंदुओं को उस खतरा उठा के आप बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आप उसकी पुरानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पदस्थ प्रधानमंत्री को आपने यहाँ रखा हुआ है। आप ये बात मुस्लिम नजर से तब तो नहीं देख रहे हैं। आप मलेशिया का मामला तो मुस्लिम नजर से नहीं देखते हैं, लेकिन ईरान को आप मुस्लिम नजर से देखते हैं ठीक उसी वक्त जब आप यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, वो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये मामला मुसलमानों का नहीं है, इसलिए मामला बहुत स्पष्ट है। मामला अमेरिका के दबाव का है, वो दबाव है और उस दबाव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल ये बताइए। मैं इस बातचीत में औरों के साथ भी शामिल हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जी जी जी, जी बहुत शुक्रिया, सारे सीनियर लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप फिर आखिरी नहीं है ये एक सवाल, लेकिन आपके पास लेकर फिर जल्दी से आता हूँ। आगे भी बढ़ेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं। नकवी साहब के पास आऊँगा। सपल जी, क्या आपको लगता है कि ये जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये युद्ध, ये जंग जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई देती है? अगर आप विशुद्ध सामरिक नजरिए से, स्ट्रेटेजिक नजरिए से बात करें तो युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होते। अभी तो यूक्रेन जैसा देश भी 5 साल हो गए लड़ते हुए, 5वां साल उसका है, 5वां साल चल रहा है। तो ये तो ईरान तो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इतना मजबूत नहीं है कि वो शिकस्त दे सके, लेकिन इतना मजबूत तो वो मुल्क है कि युद्ध को लंबा खींच सकता है। अभी तो उसके पास जो क्रूज मिसाइलों का जखीरा है वो इस्तेमाल भी नहीं हुआ, वो तो निकाली भी नहीं है। अभी तो ड्रोन से और छोटी मिसाइलों से काम चला रहा है। जो उनकी इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो जखीरा तो उसने निकाला ही नहीं है। तो कोई देश जिसके पास एक सुदृढ़ फौज है, जिसके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है, अगर ये माना जाए कि वो तुरंत सरेंडर कर देगा, ऐसा इतिहास में हमने होते हुए नहीं देखा है। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरान के अंदर एक पुराना सदियों का उसका एक इतिहास है, उसके पास एक्सपर्टीज है, उसके पास ब्यूरोक्रेसी है, उसके पास सिस्टम्स हैं। इसलिए यह समझना कि तुरंत ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, खुद ट्रंप जो कल तक कह रहे थे कि तुरंत समाप्त होगा, अब 3-4 हफ्ते की बात कर दी है आज जी। अब क्यों कर रहे हैं? और इस बात को मानिए, आज ईरान ने कल और आज में 16 देशों पे आक्रमण किया है। 16 देश, ये कोई छोटी संख्या नहीं होती है। एक देश जिसकी पूरी टॉप लीडरशिप को पहले दिन ही युद्ध के मार दिया जाए और वो फिर भी कुछ ही घंटों के अंदर 16 देशों पे आक्रमण कर सके, तो ये संकेत है आगे के कि दुनिया के लिए दिक्कत आने वाली है। और इस दिक्कत का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, हमारे लोग भी भुगतेंगे। हमारे यहाँ भी महंगाई आएगी,
हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्ट है वो रुकेगा, हमारा जो पूरा विचार था यूरोप के अंदर एंट्री का रास्ता बनाने का वो खत्म होगा, हमारे यहाँ उथल पुथल जो है इन्फ्लेशन के रूप में हो या करंट अकाउंट डेफिसिट के रूप में हो वो होगी। तो ये युद्ध चलने के संकेत पूरे हैं। फाइनली क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप संकेत पढ़ेंगे तो संकेत स्पष्ट है कि ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो रहा है। और अब भारत की नजर से चिंता एक तरफ आर्थिक है, एक तरफ स्ट्रेटेजिक है, एक तरफ अपने लोगों की है। अभी ये सोचकर हमको डर लगता है कि वो ईरान, जिस ईरान में जो अयातुल्लाह खमनेई जो है वो ना केवल उनके सुप्रीम लीडर थे, उनके धार्मिक लीडर भी थे, उस ईरान के अंदर हमारे लोग अभी रह रहे हैं और भारत ने उनके मौत पर संवेदना भी व्यक्त नहीं की। इसका रिएक्शन किस रूप में आ सकता है ये सोच कर भी अभी हम लोगों को चिंता हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और साथ में जो 1 करोड़ लोग रह रहे हैं बाकी यूएई के अंदर, उन लोगों को अगर ये लंबा चलता है तो आप कैसे लाएंगे? पहले जो इवैक्यूएशन किए थे वो इतने बड़े नहीं थे, बड़े थे, कुवैत का इवैक्यूएशन बहुत बड़ा था, लेकिन 1 करोड़ लोगों का कहना बहुत डिफरेंट बात है। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो उन 1 करोड़ लोगों को हम लोग कैसे निकालेंगे वहां से, या वो आना चाहेंगे जो लोग, उनका क्या करेंगे? ये बात आज की तारीख में जवाब नहीं है, भारत सरकार के पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपने शुरू में जो है स्टैंड गलत ले लिया है। अगर नेतन्याहू से बातचीत करते हुए, अपने दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी पहले ये सुनिश्चित कर लेते तो आज इस दुविधा में नहीं फंसे होते। लेकिन वो केवल मेडल लेके खुश हो गए, अपने गले में मेडल डाल दिया और लोगों के गले में जो है फंदा छोड़ आए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से कि आयतुल्लाह अली खामनेई की पत्नी भी घायल हो गई थी, जिनकी अब डेथ हो गई है, और ये इसकी घोषणा ईरान ने कर दी है। यानी खामनेई साहब की पत्नी, आयतुल्लाह अली खामनेई की पत्नी का निधन हो गया। शनिवार को हुए हमले में घायल हो गई थी और उनकी खामनेई की पत्नी, और आज उनकी डेथ की, उनकी मौत की खबर बताई जा रही है। और जैसे बताया गया था कि पूरा परिवार उनका इसमें शहीद हो गया, इस हमले में, उनमें इनकी पत्नी भी हैं। नकवी साहब, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। और इस बीच और भी खबरें आ रही हैं। खबर ये आ रही है, IRGC ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका अपना मैक्सिमम जो हथियार है वो साइप्रस शिफ्ट कर रहा है और हम साइप्रस को छोड़ेंगे नहीं। IRGC के कमांडर का ये कहना है, ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी का कहना है ये कि अब साइप्रस को हम फोर्सली ये करेंगे कि वहाँ से अमेरिका उसको वहाँ से भागे। यानी एक साथ, जैसे अभी बता रहे थे सप्पल जी, कि 16 अलग अलग देशों पर आक्रमण करना, हमला करना, देशों में भी अमेरिकी कैंप पर हमला करना, ये सोची समझी रणनीति के तहत। और जितना कमज़ोर माना जा रहा था ईरान को, और जितना कमज़ोर शायद डोनाल्ड ट्रंप ने समझा होगा ईरान को, उतना ईरान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या यहाँ से आप भी ये देखते हैं कि ये जंग जो है ये एक्सलरेट होते हुए आप देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसको, नकवी जी? बढ़ेगी। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि ईरान के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कौन अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है, इसलिए कि उनका जो नजरिया है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिसके बारे में भी शुरू में बात हुई थी, वो करबला से आती है। और करबला की आइडियोलॉजी को मैं एक शेर में बता दूं आपको, मौत राहे हक से आ और मेरे गले लग जा, मौत राहे हक से आ और मेरे गले लग जा, शहद से भी मीठी है, चांद से भी प्यारी है। तो जिन लोगों के नजदीक मौत की ये अहमियत हो, वो जंग को आगे फैलने से वो खुद नहीं फैला रहा ईरान, लेकिन अगर अमेरिका फैलाता है, अगर इसराइल फैलाता है, तो कहीं भी एक कदम भी आप ये तय मान लीजिए को पीछा नहीं हटेगा। उसमें कौन मुल्क और आते हैं, शामिल होते हैं, वो यूरोप के कुछ मुल्क आ जाए, वो UK आ जाए, वो फ्रांस आ जाए, या कोई भी और कंट्री आ जाए, ये बात कोई अहमियत रखती ही नहीं है ईरान के लिए। ईरान का सीधा सीधा मामला है कि वो उन्हें लड़ना है, उन ताकतों से लड़ना है जो उसको चाहते हैं कि वो घुटने टेक दे, तो वो घुटने नहीं टेकेगा। उसको जो उसका अपना उसूल है कि दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना, मुदाखलत नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसका भरपूर जवाब देंगे। अभी 3-4 दिन की जंग में आपने सबने देखा कि वो भरपूर जवाब दे रहे हैं, और वो जहां जहां अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट को देखेगा वहां वो हमला करेगा। उसमें अगर साइप्रस है
या कोई और मुल्क आता है तो वो वहां पर हमला करेगा। तो साइप्रस की जो बात आप बता रहे हैं अभी, वो भी उसी उसमें आती है कि साइप्रस में अगर अमेरिका अपने वो बढ़ा रहा है, फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है किसी तरह से, या किसी और मुल्क में भी बढ़ती है, तो बात उसके लिए मायने नहीं रखती। वो जंग को आगे खींचना नहीं चाहता, लेकिन जंग अगर आगे खींचेगी, और ये उसने कहा है, मैंने अभी इस बात को कहा था कि जंग आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे। वो खत्म इन मायनों में करेगा कि अगर आप एक कदम उठाएंगे तो जवाब में 4 कदम उठाएगा, और वो पीछे नहीं हटने का। तो ये उसने साइप्रस के मामले में भी यही उसको पॉलिसी तैयार करनी है। और दूसरे कंट्री जो भी उसके साथ आएंगे ईरान के खिलाफ, वो चाहे ये सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे साइप्रस हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, वो सबके इनको देख रहा है, और सबके बारे में उसको वो अच्छी तरह पता है कि इनको किस तरह से डील करना है और इन पर इनकी ताकत कितनी है। ये सारे कंट्रीज जो हैं, जितने मुल्क जिन पर हमले किए हैं, इनमें अगर जरा सा भी हौसला होता, इनमें जरा सी भी हिम्मत होती, तो ये अमेरिका के सामने इस कदर कमजोर न पड़ते कि अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को बुलाते। आज उन्होंने देख लिया है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, ये आज उन्हें पता चल गया है। और असल खतरा जो है इस खित्ते में, वो ये ईरान नहीं है, बल्कि असल खतरा इसराइल है। पूरे बेल्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अमन को, शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए ईरान का इस मामले में पीछे हटने का बिल्कुल 0.1% भी सवाल नहीं है, आप इस बात को तय मान लीजिए। और ये जंग उसी सूरत में आगे चलती रहेगी कि वो ईरान जब तक जो कुछ उसको नुकसानात उठाने पड़े हैं उनका बदला पूरी तरह से नहीं लेता, और अमेरिका को अपनी ताकत का और इसराइल को अपनी ताकत का एहसास नहीं करा देता। और आप देख रहे हैं कि इसराइल में क्या हो रहा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसराइल में जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई, इसराइल ने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी 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 अमलेंदु जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी, अपडेट्स क्या हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी राजीव जी, एक तो अपडेट यही था जो आपने अभी बता दिया, खामेनेई की पत्नी वाला सबसे बड़ा अपडेट तो यही था। बाकी अब यूएस ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उसकी हानि हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। यूएस का सेंट्रल कमांड जो है वो हर 1 घंटे पे कुछ ना कुछ ट्वीट करके बताता है कि ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। कुवैत का जो था, हम लोग बता भी चुके हैं कि कुवैत में जो 3 जहाज जेट गिरे, वो भी F-15 ही, जिन पे बड़ा नाज था अमेरिका को, वो गिरे। तो अब अपनी जो है वो इज्जत बचाने के लिए कहा जा रहा है कि साहब वो गलती से कुवैत ने ही मार गिरा है, ये कहा जा रहा है। तो ये है राजीव जी, उधर स्पेन ने जो है वो साफ तौर पे उनके जहाजों को रोक दिया कि आप हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अभी तक की जो है मुख्य खबरें हैं। लारिजानी जो है जो वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने जो है कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन हम अपनी 6000 साल पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। ये साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका जो है वो हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकता। हमारी 6000 साल पुरानी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो राजीव जी, अब ये आगे बढ़ेगा। ट्रंप साहब को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने कहाँ बल्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मुझे लगता है कि शायद गलतफहमी होगी राजीव जी। मैंने इसी में पहले भी एक जिक्र किया था, एक वो डॉक्यूमेंट्री का, कि एक जो सेही जो होती है उसके ऊपर एक तेंदुआ झपट्टा मारता है और सेही अपने पंख फैला देती है, तो वो तेंदुआ जो है वो परेशान हो जाता है, वो जो उसके कांटे हैं वो लिए घूमता है। तो वही स्थिति ट्रंप साहब ने अमेरिका की कर दी है कि झपट्टा मारा था ईरान पर, लेकिन ईरान जो सेही थी उसने अपने जब पंख फैला दिए तो अब वो कांटों को लिए हुए ट्रंप साहब जो है वो घूम रहे हैं। अब ये जो कांटे निकाले तो निकाले कौन, समस्या ट्रंप साहब के सामने राजीव जी ये आ रही है, मुझे लगता है। जी, एक छोटा कमेंट सुनील शुक्ला जी आपसे भी, और क्लोजिंग के लिए आऊँगा सफल जी आपके पास। सुनील शुक्ला जी, यहाँ पर भारत क्या आगे, यहाँ आपको ये दिखता है सुनील जी कि भारत जो है वो आगे अपनी रणनीति, अब देश के प्रधानमंत्री अपनी रणनीति चेंज करेंगे, या ये बिल्कुल अब एक लाइन जो बना लिया है, जो दिखाई दे रहा है, इसी पे हम चलते हुए दिखेंगे? नहीं, क्यों, इसके संकेत कहाँ मिलते हैं आपको? पिछले दिनों लगातार जो घटनाक्रम है उसमें आपको कहां संकेत मिल गया कि सरकार अपने परिवर्तन लाएगी? आप सामान्य घटना नहीं है, राजनीतिक रूप से आप सोचिए कि शिया समुदाय भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता, उस समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु की मृत्यु पर कोई बयान नहीं आया प्रधानमंत्री जी का।
हमारे 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक, भारतीय नागरिक पश्चिमी देशों में फंसे, पश्चिम में एशियाई देशों में फंसे हुए हैं, जहां से बड़े पैमाने पर आपको विदेशी धनराशि प्राप्त होती, रेमिटेंस आता है। जी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उस पर बहुत कुछ निर्भर है। उसके बावजूद आप उससे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से कहा जाता रहा कि एक पश्चिम एशिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति है, ऐसे में इजराइल की यात्रा करना बहुत ही अच्छा नहीं माना जाएगा। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी ने वहां यात्रा की। इजराइल के संसद में खड़े होकर के उन्होंने गाजा के बारे में एक शब्द नहीं कहा। ये इतने बड़े बड़े सवाल, आपको ये कहीं से संकेत मिल रहा नहीं मिलेगा कि यह सरकार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगी। वो यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान दोषी है, और उसके पीछे वही जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जानी पहचानी राजनीति है, पोलराइजेशन की। आप एक सवाल इस बात का है कि ईरान के साथ जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, इसका कैसे समर्थन किया सकते, क्यों नहीं आप बोल सकते हैं? एक चुनी हुई सरकार है, अब ठीक है आप सरकार से असहमत होइए, लेकिन आप किसी देश की संप्रभुता के साथ कैसे खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को दे सकते हैं? तो कल तो किसी के साथ हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा वो, जो ट्रंप चाहे वो करते रहे। ये सवाल तो आप, मुझे नहीं लगता कि जो भारत सरकार का अभी स्टैंड है वो कहीं से परिवर्तन उसका होने लगेगा। अगर आप अमेरिका की, आप सोचिए कि कोई राष्ट्रपति किसी नेता को ये कहे कि तुम्हारे उसके हम राजनीतिक जीवन को खत्म कर सकते हैं, उसके बावजूद भी चुप रहे। ये तो पहली बार देख रहा हूं। अरे होते तुम कौन हो? मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरी राजनीतिक उपलब्धियां हैं, तुम कैसे खत्म कर दोगे? लेकिन बावजूद इसके आप चुप हैं। अगर आपके ऊपर जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हो तब भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो आप अन्य किसी मसले पर दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे देख सकते हैं? आप ये देखिए कि जो व्यापार समझौता है, कांग्रेस लगातार हमलावर है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के कांग्रेस रोज एक नया बयान दे देती है, बावजूद इसका आप चुप है। रोज एक नया बयान, रोज एक नई बात, उसके बाद कोई खंडन नहीं, कोई इस पर टिप्पणी नहीं, कोई बोलने के लिए आप तैयार नहीं। राहुल गांधी ने खुलेआम कहा कि भारत को, देश को बेच दिया, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोला, तभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप उस जो पूरे के पूरे समझौते या सहमति है उसके बारे में आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। राहुल गांधी पे हमला शुरू कर देते हैं आप। राहुल गांधी को हटाओ, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाओ, मेंबरशिप खत्म कर दो, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, ये चर्चा शुरू कर देते हैं आप। तो आप, सवाल है ना कि जिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अगर आप जवाब नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो इस समय ईरान के मसले पर सरकार की जो चुप्पी है उसमें कोई मुखरता आएगी, वो बोलेंगे। क्योंकि जिन कारणों से आप चुप हैं वो कारण अभी खत्म होने वाले नहीं है। वो कौन से कारण है वो धीरे धीरे साफ होगा। लेकिन यह निश्चित रूप से है कि ईरान के मसले पे चुप्पी अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की जो एक प्रतिष्ठा रही है उसको कमजोर किया। भारत की जो एक साख रही है, जिन मूल्यों सिद्धांतों के लिए भारत जाना जाता रहा है, वो प्रभावित हुआ है। भारत हमेशा से भी किसी भी औपनिवेशिक ताकत के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, किसी भी देश के औपनिवेशिक प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया। जिस किसी ने भी लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ मुखरता से बोलता रहा है। यह भारत का इतिहास है। आज हम ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए हैं जहां सरेआम अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, सरेआम मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। बावजूद इसके आप एक युद्ध अपराधी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। यह निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन आएगा। जी। लेकिन यहाँ पर भारत और रूस के संबंध जो पुराने अच्छे रहे हैं सप्पल जी, अब इस जो अभी जिस डायरेक्शन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर रूस के साथ कैसे संबंध आप देखते हैं, जबकि अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि आप रूस के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, और अब ईरान के साथ खुले ढंग से, इस ढंग से, तो क्या इससे रूस से हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, या ये भी अब अघोषित नहीं, आने वाले समय में घोषित तौर पे हम देखेंगे, और उसका क्या हमारे ऊपर फर्क पड़ने वाला है? राजीव जी, जिस तरह से ट्रंप लगातार धमकाते रहे हैं नरेंद्र मोदी को और वो शर्तें मानते गए हैं, तो ये तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया, रशिया को दिखा दिया, चीन को दिखा दिया कि भारत दबाव में आने वाला देश बन गया है।
उसका क्या फायदा वो लोग उठाएंगे इसके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पे वो मजबूत राष्ट्र हैं, वो देख रहे हैं इस बात को। चीन ने शुरू में देखा था कि उसके जब लोग भारत की सीमा पार करके आए तो भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि हाँ वो लोग आए, हम मुकाबला करेंगे। झूठ बोला, ना कोई आया ना कोई गया। वहां से चीन को ये सबक मिल गया था कि भारत के प्रधानमंत्री जो है स्टैंड लेने वाले नहीं है। और अब ट्रंप के मामले में सबक मिल गया है कि जैसे आप चाहेंगे बुली करके भारत को झुका सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए है कि ट्रंप की पूरी राजनीति, या अमेरिका को आप अलग कीजिए, अमेरिका की जो पूरी व्यवस्था थी वो ट्रंप ने बिल्कुल उलट के रखी है। ट्रंप पुराने अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ट्रंप की जो नीतियां हैं उसका बिल्कुल खुलासा पिछले महीने जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उनके गृह मंत्री मार्को रूबियो ने कर दिया था। मार्को रूबियो ने क्लियर कट ये ईयू के देशों के अंदर ये भाषण रखा था कि ट्रंप जो चाहते हैं कि पूरा औपनिवेशवाद वापस आए, इंपीरियलिज्म वापस आए। वो चाहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो स्थिति दुनिया में थी, जिसके अंदर जो यूरोप और अमेरिका वो राज करते थे और बाकी देश उपनिवेश थे, वो बेहतर स्थिति थी, उस स्थिति को दुनिया में वापस लाना है। ये मार्को रूबियो की बातचीत में क्लियर कट था, जिसको कि बाद में विश्लेषकों ने बोला कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी नंबर 2.0 का प्लान है। ट्रंप का स्पष्ट प्लान है पूरा ग्लोबल साउथ, चाहे जिसके अंदर अफ्रीका हो, एशिया हो या साउथ अमेरिका हो, उसको उपनिवेशवाद की तरफ लेके जाना। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है और भारत की सरकार है, क्या उन्होंने वो भाषण नहीं सुना? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि ट्रंप की जो लार्जर प्लानिंग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी सेकंड की है? हमारे पास तो चलो अनुभव है, हाँ ये मानता हूं कि अंग्रेजों से लड़ने का आरएसएस को कोई अनुभव था नहीं, और इतिहास भी पता नहीं कौन कौन सी वो किताबें पढ़ते हैं, तो उनको मैं नहीं मानता कि कोई इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी का सही से मालूम होगा। लेकिन सच क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड के रास्ते आके कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सामान पे लगान लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लगान देने से मना किया भारत को कोई भी, और भारत के राजाओं की जबान सिल दी। अब ट्रंप ने पहले तो यही किया कि जो है भारत के व्यापार पे कब्जा करो, मार्केट पे भारत के सामान पे 18% टैरिफ लगाओ। भारत जो है वो कोई लगान नहीं लगा सकता, 0% टैरिफ, और प्रधानमंत्री की जबान सिल गई। तो ये तो दिख रहा है। लेकिन उसका ये नेक्स्ट स्टेप जो आया है कि अब ईरान वॉर में आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। ट्रंप की पूरी स्ट्रेटेजी को समझते हुए, ट्रंप के वर्ल्ड व्यू को समझते हुए, जो वो उपनिवेशवाद नंबर 2 लाना चाहते हैं दुनिया के अंदर, उसको समझते हुए कैसे भारत चुप रह सकता है। ये आग ईरान तक नहीं है, ये आग पूरे साउथ, ग्लोबल साउथ में फैलेगी। कहीं आक्रमण के रूप में फैलेगी और कहीं व्यापार कब्जा के थ्रू फैलेगी। और भारत शांत है, और भारत इस तरह से शांत है, मैं फिर से रिपीट करूं कि रशिया को और चाइना को नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए कि वो दबाव में आने वाले व्यक्ति हैं। वो दबाव में आके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। अभी दबाव चाहे अडानी का हो, चाहे एप्स्टीन का हो, हम नहीं जानते कौन कौन से दबाव के अंदर वो है, लेकिन निश्चित तौर पे जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो दबाव में है, और इसका असर हमारे बाकी मित्र देश भी फायदा उठाने लगेंगे। ये बात सच है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सप्पल जी, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, नकवी साहब, अमलिंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रशांत जी, आप सबका शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे थे दोस्तों, और चर्चा ईरान, इजराइल, अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने सीधा हमला बोला ईरान के ऊपर, और उसके बाद लगा ऐसा कि शायद ईरान यहाँ पर हथियार डाल देगा, लेकिन ईरान ने हथियार न डालकर बल्कि लगातार इजराइल के ऊपर भी और दूसरे देशों के ऊपर जहाँ जहाँ बेस है अमेरिका का, वहाँ वहाँ हमला बोलना शुरू कर दिया।
स्पेन, ब्रिटेन, इन सब ने अब अपने स्पेस देना, अपनी धरती, अपनी ज़मीन देना बंद कर दिया, मना कर दिया है अमेरिका को कि हमारे यहाँ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन सब के बीच साइप्रस को ईरान ने धमकी दी है कि आप अपने यहाँ से अगर हमारे ऊपर हमला करवाने की कोशिश अमेरिका के ज़रिए करेंगे तो फिर हम आपके ऊपर भी वही कार्रवाई करेंगे जो बाकी देशों पे हमने किया है। यानी ईरान यहाँ बहुत मजबूती के साथ अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन बता रहा है। और इसके बाद ये जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भी अब लगता है कि ये 2 दिन 4 दिन नहीं बल्कि कम से कम 4 सप्ताह चलने वाली जंग है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब किसी तरह शांति की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 आधिकारिक रूप से 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि अमेरिका ने कर दी है। अमेरिकन सैनिकों की पुष्टि, कफीन को आपने देख लिया वापस आते हुए। तो इन सब को देखते हुए ये जंग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उसमें भारत कहां है, इसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तानी सरकार ने, भारत सरकार ने जो निर्णय इस वक्त लिया है, जो डिसीजन लिया है, उसमें हमारी गुटनिरपेक्षता किनारे चली गई और हम अमेरिका के पिट्ठू होते हुए नजर आ रहे हैं। और